दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, यहाँ आपको प्रोवाइड की जाती है हर एक क्लास के लिए क्वालिटी एजुकेशन। कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट किसी भी चैप्टर के लिए सर्च करोगे, आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑल्सो। ये सारा का सारा मटेरियल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसे आप कभी भी अवेल कर सकते हो, कहीं से भी, यूट्यूब चैनल से भी, हमारी ऐप से भी, जो आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो हमारी वेबसाइट भी, विच इज www.magnetbrains.com। ये सारा का सारा मटेरियल आपको इंग्लिश मीडियम चैनल पर तो अवेलेबल है ही, साथ ही अवेलेबल है आपके लिए हिंदी मीडियम चैनल भी, और आप यूज कर सकते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जी हाँ, कितनी सारी चीजें हैं, सब कुछ अवेलेबल है भाई। भरपूर तरीके से पढ़ाई कीजिए, और एग्जाम्स आ रहे हैं, फोकस हो जाइए, सारी चीजों का एक कंप्लीट यूटिलाइजेशन कीजिए, जितने भी रिसोर्सेज आपको अवेल करवाए जा रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं, इसका आज आपका लास्ट लेक्चर है। इससे पहले जो लेक्चर्स आप पढ़ चुके हो, उसके अंदर आपने पढ़ा था अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देन आपने पढ़े थे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इन टूल्स को आपने दो पार्ट में पढ़ा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आप किन किन टूल्स को यूज करते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के थ्रू ही आप ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हो। क्या कहते हैं उन्हें हम जीएमओस कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, इनसे रिलेटेड, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ प्रोसेसेस आपको पढ़नी है, जो आज के इस लेक्चर में आप पढ़ने वाले हो, और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी है। थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसे करने वाले हैं एक ही लेक्चर के अंदर, क्योंकि ये जो प्रोसेसेस हैं, यहाँ पर आप अपने अभी जितना भी आपने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, टूल्स पढ़े हैं, इस पूरे नॉलेज को यहाँ पर पुट करने वाले हो, और इसे आप एक गो में करोगे, वन गो में करोगे तो मजा आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कोई ब्रेक्स नहीं लेने वाले हैं, कोई पार्ट्स नहीं लेने वाले हैं। क्लियर है क्या कहानी इतनी सभी को? प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आज हमें पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। इससे पहले कि डूब जाएं हम इस पूरी टॉपिक के अंदर, फटाफट से कर दो सेशन को शेयर और लाइक। ठीक है, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने सारे ही ग्रुप्स में, सारे ही दोस्तों के साथ इस सेशन की लिंक को, और करते रहेंगे अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स कि आपको कहां पर कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, क्या चीजें इजी लग रही हैं, क्या पहले टफ लगता था अब समझ आ गया है, या फिर कहीं अगर कोई डाउट है। ओके, कमेंट करते रहना है। चलो स्टार्ट करेंगे। प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या क्या प्रोसेसेस हैं इस टेक्नोलॉजी के अंदर, स्टार्ट करते हैं। Recombinant DNA technology involves several steps in specific sequence such as isolation of DNA. इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी आपने पूरी पढ़ी है, इसमें क्या क्या प्रोसेसेस आपने पढ़ी, क्या क्या स्टेप्स आपने पढ़ी। सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहली स्टेप क्या थी, ध्यान दो, अंडरलाइन करते चलते हैं या हाईलाइट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपने देखा इतनी सारी स्टेप्स में से कि सबसे पहले आप एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या करते हो, आइसोलेट करते हो, जिसे आप क्या कहोगे, ये देखो सबसे पहली स्टेप, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहली स्टेप डीएनए को आइसोलेट करना। डीएनए को आइसोलेट किया आपने, कौन सा डीएनए? वो डीएनए जिसमें वो स्पेसिफिक जीन्स हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे चाहिए हेयर कलर्स कैसे, व्हाइट। ठीक है, मुझे चाहिए हेयर का कलर कैसा, ग्रे। मुझे चाहिए हेयर का कलर कैसा, ब्राउनिश। तो वो वाली जीन जो ब्राउन हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो इस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवा रही है, वो पर्टिकुलर जीन डीएनए के किस हिस्से में पाई जा रही है, उस हिस्से को आइसोलेट करना। This is what? This is isolation of DNA with desired genes, right? जो आपको desired result दे, उस DNA के पार्ट को आइसोलेट करना is the very first step. सबसे पहले उस DNA को आप आइसोलेट करोगे। Then fragmentation of DNA. अब उसमें से उस पर्टिकुलर जीन वाले हिस्से को क्या करना है आपको, उस टुकड़े को निकालना है। कैसे निकालते हैं?
मैम मॉलिक्यूलर सिजर को लेके जाते हैं, वो कट करके दे देती है कि ये लो भाई, ये वाला चाहिए कलर, ये लो यहां से मिलेगा, ठीक है, कट करके देती है ना। कौन देती है? मॉलिक्यूलर सिजर्स। कौन होता है मॉलिक्यूलर सिजर्स? सब कुछ पढ़ चुके हो आप, पिछले सारे लेक्चर्स में ये सब पढ़ चुके हो। कौन है मॉलिक्यूलर सिजर्स? मॉलिक्यूलर सिजर्स है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। ये क्या करते हैं? डीएनए के स्पेसिफिक साइट पे कट लगा देते हैं। ध्यान देना, सिर्फ कट लगाते हैं, ठीक है। डीएनए क्या है? लॉन्ग पॉलीमर, उसमें सिर्फ वो स्पेसिफिक साइट पे कट लगा देते हैं। कट लगाने के बाद उन टुकड़ों को निकालते नहीं हैं। अब ये टुकड़े जो हो गए हैं, फ्रेगमेंट्स जो बन गए हैं डीएनए के, इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट आप अलग तरीके से करते हो। कैसे करते हो? कैसे करते हो आप सेपरेशन? इन फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन कैसे करते हो? सेपरेशन होता है मैम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए डन बाय व्हाट? कौन सी स्टेप, कौन सी प्रोसेस पढ़ी है उसके लिए? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा है। इसमें क्या करते हो आप? आइसोलेशन ऑफ अ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है उसको वहां से आइसोलेट कर लेते हो, सबको सेपरेट करा के, सारे टुकड़ों को सेपरेट करा के। देन अब ये जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट आपको मिल गया है, इसे आप क्या करोगे? इसे आप लाइगेज करोगे, इसे आप लिंक कराओगे, जोड़ोगे। किसके साथ? वेक्टर के साथ। वेक्टर कौन है मैम? इसकी कैब, इसका कैब ड्राइवर है। ये वो कैब है जिसपे बैठकर ये जाएगा अपनी डेस्टिनी तक, ठीक है। क्या है इसकी मंजिल, क्या है इसकी? कहाँ जाना है इसे बताओ, इसे कहाँ जाना है? इसे जाना है मैम, इसे जाना है एक सेल के अंदर जहां ये अपनी कॉपीज बनाएगा। इसे ऐसी एक सेल के अंदर जाना है जहां जाके ये अपनी कॉपीज को बनाएगा। तो देखो आप क्या करते हो? डीएनए का लाइगेशन करते हो, उसे जोड़ते हो। इस डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को आप जोड़ते हो किसके अंदर? इनटू अ वेक्टर, वेक्टर के अंदर जोड़ते हो। फिर क्या होता है? ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप होस्ट के अंदर फिर ट्रांसफर कर देते हो। ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप होस्ट में फिर ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है। क्लियर है कहानी? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसे आप होस्ट में ट्रांसफर कराते हो। होस्ट क्या करता है? होस्ट क्या करता है? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर के थ्रू होस्ट में चला गया। अब होस्ट क्या करेगा? होस्ट इसे क्या करवाएगा? कल्चरिंग द होस्ट सेल्स इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल, एट लार्ज स्केल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब इस होस्ट सेल को फॉर एग्जाम्पल आपने इकोलाई में पुट करा दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने इकोलाई में पुट करा दिया। अब आप इकोलाई को वो मीडियम प्रोवाइड करोगे जिसमें इकोलाई बहुत 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 ग्रो करे। जितना वो ग्रो करेगा उतना जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करेगा। जितना जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करेगा उतना ये जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है वो भी रेप्लिकेट हो जाएगा। उसकी उतनी ज्यादा कॉपीज जनरेट हो जाएंगी। उसकी कॉपीज जितनी भी जनरेट होंगी फिर उन्हें आप यूज करोगे, उन्हें आप फिर यूज करोगे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करते हो? होस्ट सेल को कल्चर करते हो एक मीडियम के अंदर लार्ज स्केल पर, और फिर उनसे जो डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको चाहिए था वो एक्सट्रैक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लें कि आपने एक डिजीज से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली जीन को इंसर्ट कराया है। अब उसकी बन गई बहुत सारी कॉपी, तो वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाला जो मटेरियल था उसे आप फिर क्या कर लोगे? उन होस्ट सेल से एक्सट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। ये हुआ। नाउ लेट अस एग्जामिन ईच ऑफ दीज स्टेप्स इन सम डिटेल्स। अब ये जो पूरी की पूरी स्टेप, ये जो पूरी की पूरी कहानी आपने अभी तक पढ़ी कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, किन प्रिंसिपल्स पे ये वर्क करती है, पहले क्या क्या हुआ करता था, अब क्या क्या होता है। फिर आपने पढ़ा कि किन किन टूल्स के थ्रू आप बायोटेक्नोलॉजी की इन सारी प्रोसेसेस को करते हो। आपने सारे टूल्स पढ़े, सारे टूल्स आपने पढ़ लिए कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये समझ लो कि आप बना रहे हो क्या? आप बना रहे हो ग्रेवी मंचूरियन, जिसमें आपको इंग्रेडिएंट्स लगते हैं बहुत सारे, ठीक है। आपको इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसके अंदर बहुत सारे, सब कुछ चाहिए आपको, थोड़ा 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 बहुत कुछ चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले पढ़ोगे कि हमें चाहिए क्या क्या। अच्छा, ग्रेवी मंचूरियन में इतना सब कुछ चाहिए होता है, लिस्ट बनाओगे। लिस्ट बना के फिर आप उन सारे इंग्रेडिएंट्स को लेकर आओगे, ठीक है। फिर वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो आए वो क्या है? जो आपने पढ़ा कि कैसे बनता है, क्या रेसिपी है, क्या है, ये सब कुछ आपने पढ़े, इसके प्रिंसिपल्स, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स को पढ़ा।
जब आप इंग्रेडिएंट्स लेकर आए तो आपने क्या किया, उसके टूल्स को पढ़ा कि भाई इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो टूल्स है ना, कि इन सब के बिना तो बनेगा ही नहीं। आपको क्या चाहिए, पैन चाहिए, आपको स्पैचुला चाहिए, आपको बहुत कुछ चाहिए। अब ये सारी चीजें जो आपको चाहिए थी, इंग्रेडिएंट से लेकर पैन तक, स्पैचुला तक, ये सारा का सारा मटेरियल क्या है, दीज आर द टूल्स, दीज आर द टूल्स। तो वैसे ही आपने पढ़े क्या, आपने पढ़े रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किए जाने वाले टूल्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या है ये आपको समझ आया, टूल्स क्या है ये आपने पढ़ लिया। अब टूल्स को इकट्ठा करने के बाद, प्रिंसिपल्स को जानने के बाद आप प्रोसेस कराओगे। प्रोसेस कराओगे तो किन स्टेप्स में होगी, इन्हीं स्टेप्स में होगी। प्रोसेस कराओगे तो किन स्टेप्स में होगी प्रोसेस, यही सारी स्टेप्स चलेंगी। डीएनए को आइसोलेट करोगे, फिर कट करोगे, फिर टुकड़ों को सेपरेट करोगे, फिर डिजायर्ड टुकड़े को उठाओगे, फिर उसको ले जाकर वेक्टर से जोड़ोगे, वेक्टर को ले जाकर फिर होस्ट सेल में छोड़ कर आओगे, फिर होस्ट सेल को ग्रो करवाओगे जिससे कि आपका जो अंदर डीएनए गया है वो भी रेप्लिकेट करे। फिर वो जो जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट किया है उससे जो डिजायर्ड रिजल्ट मिला है उसे होस्ट सेल से एक्सट्रैक्ट कर लोगे। यही सारी स्टेप्स है, यही सारी स्टेप्स है ना, यही लिखी है पीछे, यही देखा अभी। चलो तो अब इन स्टेप्स से हम पढ़ते हैं, फाइनली बनाते हैं ग्रेवी मंचूरियन। मतलब बनाते हैं क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिजल्ट्स को बनाते हैं, प्रोसेसेस को समझते हैं। ओके चलो, स्टेप्स समझ में आ गई ना, क्या क्या है, अभी तक क्या पढ़ा है ये समझ आ गया। अब ये बिल्कुल फाइनल अप्रोच है इस चैप्टर के एंड की, ये फाइनल अप्रोच है जब आपको इसकी प्रोसेसेस समझनी है। चलो प्रोसेसेस समझने में सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए, जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन देखते हैं कैसे होगा। रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। याद करो भाई, सबको पता है कि विदाउट एनी एक्सेप्शन सारे ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, याद करो कि कोई एक्सेप्शन नहीं है इस बात में, सारे ही ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल क्या है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो क्या करना है, इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए। मेजॉरिटी में ये डीएनए है और बहुत अगर कम देखें कंपैरेटिवली तो उनमें आरएनए है। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, अब डीएनए को आपको आइसोलेट करने के लिए कट लगाना है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ आप उसे कट करोगे। इट नीड्स टू बी इन प्योर फॉर्म, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगवाने के लिए भी इसका प्योर फॉर्म में होना जरूरी है। ठीक है, फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, और बाकी मैक्रोमोलिक्यूल्स से फ्री होना भी जरूरी है। ये बात तो सही है। अभी तक तो आप ये पढ़ रहे थे कि डीएनए का क्या होना जरूरी है, डीएनए को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत है जो उसे कट करा दे, लेकिन आप ये समझो कि आसपास उसकी सराउंडिंग भी क्या जरूरी है, सराउंडिंग में जरूरी है कि उसके पास हो क्या, वो अपने प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करे और वो बाकी मैक्रोमोलिक्यूल से फ्री हो। देन सिंस द डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन्स, अब क्योंकि डीएनए जो है वो मेम्ब्रेन्स के अंदर एनक्लोज्ड होता है, वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए। हमें सेल को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, उसकी मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करना पड़ेगा जिससे कि डीएनए बाहर फ्री होकर रिलीज हो जाए। हमें कैसे चाहिए, वो बिल्कुल बाकी मैक्रोमोलिक्यूल से फ्री और प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में लाने के लिए आप उसे सेल को ब्रेक करा के बाहर रिलीज कराओगे along with other macromolecules such as RNA, protein, polysaccharides and also lipids। ठीक है, यहां से डीएनए को आपको रिलीज कराना है इन सब चीजों से, इन सब चीजों से। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि रिक्वायरमेंट है कि डीएनए कैसा हो, अपने प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करे और बाकी सारे मैक्रोमोलिक्यूल से दूर हो, बिल्कुल अलग हो, सेपरेटेड हो। ओके, कैसे होगा ये, रिक्वायरमेंट तो बता दी कि भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे वर्क करेगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसे डीएनए कैसा चाहिए। ठीक है, अब ये होगा कैसे, दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल्स और प्लांट और एनिमल टिश्यू विद एंजाइम्स। ये कैसे हो सकता है, बैक्टीरियल सेल को या प्लांट को या एनिमल टिश्यू को आपको एक एंजाइम से ट्रीट कराना है विच इज लाइसोजाइम फॉर बैक्टीरिया। इस एंजाइम की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के लिए ये एंजाइम है लाइसोजाइम, सेल्यूलोज के लिए ये है, प्लांट सेल्स के लिए ये है सेल्यूलेज, क्योंकि इनकी सेल वॉल कैसी होती है, सेल्यूलोजिक होती है, तो सेल्यूलोजिक सेल वॉल को ये ब्रेक करेगा
और फंगस के केस में ये होता है काइटिनेज, ठीक है, क्योंकि इनकी सेल वॉल कैसी होती है, काइटिन की बनी है, ठीक है ना। तो जैसे उनकी सेल वॉल, उसके अकॉर्डिंग उनके एंजाइम के नाम भी हैं जो इनकी सेल वॉल को रप्चर करके अंदर से डीएनए को क्या करवा दे, रिलीज करवा दे। तो देखो बैक्टीरिया के केस में जब आपको बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ना है तो लाइसोजाइम एंजाइम यूज करोगे, और प्लांट सेल्स के केस में सेल्यूलेज को यूज करोगे, फंगस के केस में काइटिनेज को यूज करेंगे। नाउ you know that genes are located on long molecules of DNA intertwined with proteins such as histones. जीन्स जो होती हैं ये डीएनए के लॉन्ग मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं। जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए विच आर इंटरवाइंड विद प्रोटीन्स, जो कि कैसे होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स के साथ इंटरवाइंड होते हैं जिन्हें आप हिस्टोन्स कहते हो। आपको पता है ना डीएनए की इंटरवाइंडिंग हमने पढ़ी हुई है कि डीएनए को कैसे आपने कॉइल किया, ठीक है, डीएनए को कैसे आपने कॉइल किया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा हुआ है आपने कि डीएनए को कैसे कॉइल करते हैं। एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, बड़ा सा, जो क्या होता है, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसके ऊपर डीएनए को कैसे कराते हैं, इसके ऊपर डीएनए को कॉइल करते हैं, ठीक है, और इसको पकड़ के रखा होता है किसने, हिस्टोन ऑक्टामर एंड हिस्टोन प्रोटीन ने, ठीक। डीएनए इसके ऊपर इस तरीके से लपेटा हुआ होता है, और इससे होती है क्या, इससे होती है डीएनए की बहुत ज्यादा जो हाईली कॉइल्ड आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है, कॉइलिंग होती है। जैसे कि आपके पास बहुत सारा मांझा है तो आप उसे कैसे लपेटते हो, उसे आप एक गोल सी चरखी लेते हो और उसके ऊपर लपेट देते हो बहुत सारा, ठीक है ना। इतने से स्पेस में कितना सारा मीटर्स ऑफ मांझा आप लपेट देते हो। बस वैसी ही कंडीशन है कि इतने से स्पेस में इतना सारा डीएनए जो है लॉन्ग पॉलीमर, उसको कैसे लपेटते हैं भाई, उसको बहुत ज्यादा कॉइल्ड फॉर्म में रखते हैं, लपेट के रखते हैं हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन्स को यूज करके। और ये सारे जब आप एक पूरी स्ट्रिंग देखते हो ना तो ये कैसे दिखते हैं, बीट्स इन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। तो ये कैसा दिखाई देता है, जैसे किसी स्ट्रिंग में बीट्स लगे हों। कैसे दिखाई देते हैं ये, बीट्स इन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। ये हिस्टोन ऑक्टामर्स, ये हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे दिखाई देते हैं, जैसे किसी स्ट्रिंग में बीट्स लगे हों, जैसे किसी माला के मोती हों। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ये लोग बनाते हैं, बीट्स इन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं इसे आप। ठीक है, ये आपने एनसीईआरटी डायग्राम में भी देखा होगा, ठीक, एनसीईआरटी डायग्राम में भी देखा होगा। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने भी ये डायग्राम देखा था इस तरीके का। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि जीन्स जो है वो ये लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए जो कि इस तरीके से इंटरवाइन किए हुए हैं, इन पे प्रेजेंट होती है। एंड ऑल्सो द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियेज। आरएनए को कैसे आप रिमूव करोगे, आप यहां पर इसे ट्रीट कराओगे राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम से। आरएनए को रिमूव करने के लिए क्या कराना पड़ रहा है, आरएनए कैन बी रिमूव्ड by the treatment with ribonuclease, whereas proteins can be removed by the treatment with protease। अब प्रोटीन्स को कैसे रिमूव करोगे, सारे मैक्रो मॉलिक्यूल हटाने हैं ना। क्या कहा उन्होंने कि उन्हें तो चाहिए डीएनए कैसे, प्योर फॉर्म में, ठीक है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में चाहिए और फ्री फ्रॉम ऑल दी अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब सारे मैक्रो मॉलिक्यूल से हटाने के लिए आपको सबको हटाने के लिए भाई किसी ना किसी स्पेसिफिक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ आपको जरूरत पड़ रही है डीएनए को बाहर निकालने के लिए, सबसे पहले जरूरत पड़ रही है इन एंजाइम्स की पर्टिकुलर सेल से। देन उसे आपको अगर आरएनए को रिमूव करवाना है वहां से, तो आरएनए को कैसे रिमूव कराओगे, राइबोन्यूक्लियस से ट्रीट करा के। देन प्रोटीन्स से रिमूव कराओगे कैसे, प्रोटीएज से ट्रीट करा के। ये सारा प्रोसेस चलेगा। देन क्या चलेगा, देन other molecules can be removed by appropriate treatments and purified DNA ultimately precipitates out after the addition of chilled ethanol। बाकी मॉलिक्यूल्स को भी जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिससे जिस पर्टिकुलर एंजाइम से ट्रीट कराने की जरूरत पड़ेगी उसे उससे ट्रीट कराया जाएगा, ठीक है। जिसे जिस पर्टिकुलर एंजाइम से ट्रीट कराने की जरूरत पड़ेगी उसे कराया जाएगा, और इसी से फिर क्या होगा, जो प्योरिफाइड डीएनए मिलेगा अल्टीमेटली उसे प्रेसिपिटेट आउट करेंगे आप। कैसे,
चिल्ड इथेनॉल को ऐड करके। देखो डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है, देखो डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है, चिल्ड इथेनॉल से उसे क्या किया है, प्रेसिपिटेट किया है। जैसे ही आप चिल्ड इथेनॉल को ऐड करते हो तो एक प्रेसिपिटेट डिपॉजिट हो जाता है नीचे टेस्ट ट्यूब में, और ये प्रेसिपिटेट क्या है, दिस इज द प्योर फॉर्म या प्योरिफाइड डीएनए। ये क्या है, प्योर फॉर्म है डीएनए का या प्योरिफाइड डीएनए है जिसे आप कह लो। ठीक, जैसे ही आपने उसमें चिल्ड इथेनॉल को डाला तो वो क्या हो जाएगा, उसमें एक प्रेसिपिटेट आपको डिपॉजिट होता हुआ दिखाई देगा, और वो प्रेसिपिटेट होगा प्योर डीएनए, प्योरिफाइड डीएनए। ठीक, तो दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन। जो सस्पेंशन है उसमें आपको काफी फाइन थ्रेड्स नजर आएंगे, इससे आप ये समझ सकते हो। ठीक है, काफी फाइन थ्रेड्स आपको इस सस्पेंशन में नजर आएंगे, जिससे आप ये समझ सकते हो। यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट दिखाई दे रहा है, चिल्ड इथेनॉल दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ आई इतनी कहानी के डीएनए को आइसोलेट कर लिया है आपने। ठीक, आपने पर्टिकुलर सेल से डीएनए को आइसोलेट कर लिया है, उसकी सेल से बाहर और उसके सारे मैक्रोमोलिक्यूल से फ्री। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, अब इससे जो हमारा स्पेसिफिक पोजीशन हमें चाहिए, जो स्पेसिफिक हमें डिजायर्ड जीन चाहिए, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो जिस फ्रेगमेंट में पाया जा रहा है आपको वो फ्रेगमेंट चाहिए। कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको करना पड़ेगा इसे कट। कट करने के लिए क्या करेंगे भाई, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। स्पेसिफिक लोकेशन पर डीएनए को कट करने वाली स्टेप में क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशंस आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग प्योरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन से ये प्योरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल को इंक्यूबेट करके विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एट द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम। देखो आपको पता है कि हर एंजाइम के एक्ट करने का एक स्पेसिफिक बिल्कुल टेम्परेचर होता है, एक स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, उन्हें ही आप क्या कहते हो, ऑप्टिमम प्रेशर या ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हो। सबको पता है ना कि ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर और प्रेशर की कहानी आपने पढ़ी है कि भाई इसी पे वो बेटर एक्टिविटी अपनी प्रोवाइड करता है। तो जब भी आपको एक पर्टिकुलर एंजाइम से रिएक्शन करवानी है, आपको उसका रिजल्ट चाहिए, तो आपको उसे उसका ऑप्टिमम प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस देनी पड़ेंगी। उसकी ऑप्टिमम कंडीशंस आपको उसे प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी, चाहे वो कोई भी एंजाइम हो, चाहे वो कोई भी एंजाइम हो। ओके, तो ये बस यही कंडीशन है कि भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को एक्ट कराना है आपको। आप चाहते हो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका प्योरिफाइड डीएनए जो है उसे स्पेसिफिक लोकेशन से कट कर दे, तो आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी, उसकी स्पेसिफिक जो ऑप्टिमल कंडीशंस है वो प्रोवाइड उसे करनी पड़ेंगी। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशंस आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग प्योरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशंस को कैसे किया जाता है, प्योरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स को इंक्यूबेट करा के विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एट द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम। एंड फिर होता है क्या, ये वाली प्रोसेस पढ़ी हुई है ना, पढ़ी हुई है ना ये प्रोसेस। नहीं भाई मजा नहीं आया, रुक जाओ। ये प्रोसेस पढ़ी हुई है ना हम सबने, कौन सी प्रोसेस है ये, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है इसके अंदर, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है इसके अंदर। इस प्रोसेस से आप करते हो क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जो टुकड़े टुकड़े कर दिया है डीएनए को, उन टुकड़ों को आप सेपरेट करते हो। ठीक है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए के टुकड़े टुकड़े करे हैं ना, फ्रेगमेंट्स बनाए हैं, उन फ्रेगमेंट्स को आप सेपरेट करते हो। किसके थ्रू करते हो, आप करते हो ये प्रोसेस एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। तो दिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। ये प्रोसेस की जाती है टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अभी डाइजेशन किया है ना, कट लगाया है, ये प्रॉपर लगाया नहीं लगाया, फ्रेगमेंट दिए निकाल के या नहीं दिए। आपने एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, फ्रेगमेंट्स को जमा के देख लिया, बढ़िया फ्रेगमेंट आ रहे हैं सारे, ठीक है, सेपरेशन हुआ, देन डीएनए। अच्छा ये बात कर रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की कि ये कैसे हुआ, हम तो पढ़ चुके हैं ना, हम तो पढ़ चुके हैं ना कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कैसे सेपरेशन हुआ था फ्रेगमेंट्स का। बस वही देखो, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है तो इसे फोर्स किया गया था कि भाई आप मूव करो। ठीक है, किस तरफ, एनोड की तरफ। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो भाई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अगर आप बोलोगे कि पॉजिटिव की तरफ मूव करो तो क्यों नहीं करेगा,
बताओ क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, मूव करेगा। और मूवमेंट से आपको देखने को मिलेंगे क्या? फ्रेगमेंट्स के कुछ अलग अलग बैंड्स। अलग अलग क्यों देखने को मिलेंगे? फ्रेगमेंट्स आपको बैंड्स में नजर आएंगे। ऑरेंज कलर्ड बैंड्स आपने देखे थे, जिसमें लार्जर फ्रेगमेंट्स जो होंगे वो बिल्कुल मीडियम के पास होंगे, जेल मीडियम के पास होंगे, और जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होंगे वो कितना ज्यादा मूव करेंगे? वो सबसे ज्यादा दूर तक मूव करेंगे। फारदेस्ट आपको दिखाई देंगे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, और लार्जर फ्रेगमेंट्स आपको दिखाई देंगे मीडियम के पास। ठीक, यही आपने देखा था एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की कहानी में, पढ़ा था ना। इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए आल्सो। ठीक है, वेक्टर डीएनए में भी ये प्रोसेस को रिपीट कराएंगे। वेक्टर डीएनए में भी ये प्रोसेस को रिपीट कराएंगे, ताकि वेक्टर डीएनए को भी स्पेसिफिक साइट से आप क्या कर दो? कट कर दो। उसके पास भी, वेक्टर डीएनए के पास भी उतना स्पेस होना चाहिए ना। जितना बड़ा फ्रेगमेंट आप लेकर आ रहे हो फॉरेन डीएनए से वेक्टर में ऐड कराने के लिए, तो वेक्टर के पास भी उतना स्पेस होना चाहिए ना। अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये एक वेक्टर डीएनए है, मान लो ये मेरे पास एक वेक्टर डीएनए है, ठीक है। इस वेक्टर डीएनए में, और मैं कहूं आपसे कि जो फॉरेन डीएनए था, ठीक है, इसमें ये वो स्पेसिफिक साइट है, ये वो स्पेसिफिक साइट है जितना मुझे क्या बनाना है, जिसका मुझे फ्रेगमेंट बनाना है। ठीक है, ये वो मुझे फ्रेगमेंट बनाना था, इतना। अब ये जो मैंने फ्रेगमेंट यहां से निकाला है, स्पेसिफिक मेरा डिजायर्ड रिजल्ट देने वाला फ्रेगमेंट डीएनए से मैंने निकाल ली। ये जो मैंने डीएनए से डिजायर रिजल्ट को देने वाला फ्रेगमेंट निकाला है, इतना स्पेस इस वेक्टर के पास भी तो होना चाहिए ना। ये सेम साइट पर, ये सेम साइट से ज्वाइन करने के लिए उसके पास भी तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। उसे क्रिएट करवाने के लिए आप सेम एंजाइम, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिससे आपने इस डीएनए को, डिजायर्ड फॉरेन डीएनए को कट कराया है, इसी सेम एंजाइम को यूज करके आप इस वेक्टर को भी कट करवाते हो, सेम प्रोसेस को रिपीट कराते हो। यहां पर भी डीएनए की कटिंग होती है, यहां पर भी इसका आइसोलेशन होता है, यहां पर भी इसका क्या होता है? फ्रैगमेंट्स को आप डिवाइड करते हो, उससे रिमूव करवाते हो, सेपरेट करवाते हो। फ्रैगमेंट सेपरेट हो गया, उसके बाद आपने ये वाला फ्रैगमेंट लाके फिर क्या किया? यहां पर ज्वाइन करा दिया। ये वाला फ्रैगमेंट लाके फिर आपने इस पे क्या करा दिया? ज्वाइन करा दिया। ठीक है, ऐसे ही बनता है ना रिकॉम्बिनेंट, ऐसे ही बनता है ना रिकॉम्बिनेंट। ये जो वेक्टर के पास अभी ज्वाइन हो गया, अब ये होस्ट सेल पे जाएगा, रेप्लिकेट करेगा और बहुत सारे कॉपी बना देगा रिकॉम्बिनेंट की। यही होता है। तो बस आपको क्या करना था यहां पर? आपको क्या करना था यहां पर? अरे देखो, आपने क्या किया? द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस। अब ज्वाइनिंग के अंदर तो बहुत सारी प्रोसेसेस आएंगी। ज्वाइनिंग होती कैसे है? ये जो ज्वाइनिंग मैंने करके दिखाई है ना, ये होती है किसके थ्रू? लाइगेज के थ्रू। ये होती है किसके थ्रू? लाइगेज के थ्रू। ये ज्वाइनिंग होती है लाइगेज के थ्रू। डीएनए लाइगेज जो कि ज्वाइन कराता है वेक्टर डीएनए के अंदर फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट को। ठीक है, वेक्टर डीएनए के अंदर फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट को ऐड कराता है लाइगेज। वेक्टर डीएनए एंड दिस इज फॉरेन डीएनए। ठीक है, क्लियर? अब देखेंगे आगे। आफ्टर हैविंग कट द सोर्स ऑफ डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए, जब आप डीएनए के सोर्स को कट करते हो और वेक्टर डीएनए को भी, ठीक है, आफ्टर हैविंग कट द सोर्स ऑफ डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए विद अ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब आप इसे कट करते हो, देन द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये जो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है? आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये जो कट की हुई जीन ऑफ इंटरेस्ट है, द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए। ठीक है, सोर्स डीएनए से द कट वेक्टर विद स्पेस आर मिक्स्ड एंड लाइगेज इज एडेड। ठीक है, जो कट वेक्टर है जिसमें क्या है? वो स्पेस है। कट वेक्टर में क्या था? वो स्पेस था। याद करो, कट वेक्टर के पास क्या था? स्पेस था, जिसमें ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप ऐड कर सको। ठीक है, कट वेक्टर के पास ये स्पेस था। अब इस स्पेस में आपने फिर क्या किया? इस स्पेस में आपने फिर
इस स्पेस में आपने फिर क्या करा, इसे मिक्स करके जीन ऑफ इंटरेस्ट को मिक्स करके लाइगेज ऐड कर दिया। मिक्स करके लाइगेज ऐड किया तो लाइगेज क्या करेगा, अपना काम करा देगा और उसे वहां पर ज्वाइन करा देगा। ठीक है, लाइगेज अपना काम कराएगा और उसको वहां पर ज्वाइन करा देगा। देन दिस रिजल्ट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इसी तरीके से बन जाएगा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बहुत सिंपल प्रोसेस है। जितनी बार आपने टूल्स को पढ़ते वक्त भी इसे पढ़ लिया है, अभी प्रोसेस में फिर से पढ़ रहे हो, रिपीटेड चल रहा है सब कुछ ऑलमोस्ट। ठीक है, टूल्स में सारा पढ़ चुके हो, प्रोसेस में फिर से पढ़ रहे हो, बस यहाँ पर उसे हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हो। ठीक है, टूल्स में सब पढ़ चुके हो आप कि कटिंग कैसे होगी, लाइगेशन कैसे होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैसे कराएगा। अभी सिर्फ आप उसको एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हो, बाकी टूल्स में सब पढ़ चुके हो। बताओ जल्दी बताओ, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ये सब पढ़ चुके हो आप कि कैसे कटिंग होगी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, एक्सो भी होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। आप पढ़ चुके हो कि हाँ इसको कैसे आपको कट कराना है, कैसे ऐड कराना है, रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाना है, लाइगेज का रोल कहां पर आएगा। ठीक, अभी सिर्फ आप उसको अब एक प्रोसेस में, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरह डील कर रहे हो। देन होगा क्या, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को यूज करके ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसका एम्प्लीफिकेशन कराया जाएगा। ठीक है, पीसीआर क्या है? पीसीआर इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड इन दिस रिएक्शन multiple copies of the gene or DNA of the interest is synthesized in vitro। इस रिएक्शन में कई सारी कॉपीज बनाई जाती हैं जीन की। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो। इसे टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, लेबोरेटरिकल कंडीशंस में सिंथेसाइज कराया जाता है यूजिंग टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स सच एज स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स that are complementary to the regions of DNA and the enzyme DNA polymerase। देखो ध्यान से समझो क्या बोला। देखो आपको क्या कराना है, आपको कराना है एम्प्लीफिकेशन। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट अभी आपने ऐड कराई, आपको क्या कराना है, उसका एम्प्लीफिकेशन। सबसे पहले तो ये समझो कि एम्प्लीफिकेशन क्या है। इस एम्प्लीफिकेशन के अंदर, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन करना है तो इसके अंदर क्या करना होता है। एम्प्लीफाई करने के लिए जो डीएनए सेगमेंट के मल्टीपल कॉपीज को बनाना है, ठीक है, जिस डीएनए के मल्टीपल कॉपीज को जनरेट करना है। एम्प्लीफिकेशन बेसिकली एक 3 स्टेप प्रोसेस होती है। ठीक है, इस 3 स्टेप प्रोसेस की कम से कम 25 से 30 साइकिल, मल्टीपल साइकिल्स जो है थर्मल साइक्लर के अंदर रिपीट कराई जाती हैं, उसी को आप एम्प्लीफिकेशन कहते हो। ठीक है, उसी को आप एम्प्लीफिकेशन कहते हो। 3 स्टेप प्रोसेस में क्या होता है? 3 स्टेप प्रोसेस में पहले तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनको बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड की जाती है। बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करके, बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करके डीनेचर किया जाता है। डीनेचर करने के बाद फिर उन्हें एकदम से बहुत कूल किया जाता है। कूल करने के बाद फिर से टेम्परेचर को रेज किया जाता है। इस तरीके से टेम्परेचर वेरिएशंस करके कुछ स्टेप्स को परफॉर्म कराया जाता है। बेसिकली आप ये समझो कि ये अपने आप में एक 3 स्टेप प्रोसेस है, और इस 3 स्टेप प्रोसेस की कई सारी मल्टीपल साइकिल्स को रिपीट कराया जाता है लेबोरेटरिकल कंडीशंस में थर्मल साइक्लर के अंदर। ठीक है, इसी को एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। इस एम्प्लीफिकेशन में जब आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्प्लीफाई कराना है पीसीआर को यूज करके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को यूज करके, तो यहां पर क्या करोगे भाई, PCR stands for polymerase chain reaction, and in this reaction जो specific gene of interest है उसकी multiple copies को, DNA की multiple copies को आप बनाते हो। कहां पर? in vitro, मतलब laboratorical conditions में using 2 sets of primers। 2 sets of primers को यूज करके, और ये जो 2 सेट ऑफ प्राइमर है इनके साथ यूज होता है एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए का पॉलीमराइजेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए के पॉलीमराइजेशन को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिंपल, तो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है, और कुछ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स
क्या है, दो सेट्स ऑफ प्राइमर की जो बात हो रही है, ये प्राइमर्स क्या हैं, दीज आर द स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर कॉम्प्लीमेंटरी टू द रीजन्स ऑफ डीएनए। वो स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए जैसे आपको एम्पलीफाई, जिसको आपको मल्टीप्लाई करवाना है, उससे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इन्हीं को आप क्या कहते हो, प्राइमर्स कहते हो। तो आपको ये कितने चाहिए, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स एंड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, क्या कराने के लिए, मल्टीपल कॉपीज को लेबोरेटरिकल कंडीशन में सिंथेसाइज करवाने के लिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को करवाने के लिए। ठीक है, ये आपको चाहिए। एंड दिस एंजाइम, ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा, ये प्राइमर को एक्सटेंड करेगा। ठीक है, ये स्मॉल जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है ये इस प्राइमर को क्या करेगा, ठीक है, इस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को एक्सटेंड करेगा। कौन करेगा, एंजाइम करेगा। द एंजाइम एक्सटेंड्स द प्राइमर्स यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जेनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट। ठीक है, देखो ये जो स्टेप्स आप पढ़ रहे हो, इन स्टेप्स को आप अभी डायग्राम के थ्रू भी पढ़ोगे। डायग्राम एक बार देख ले, ये देखो छोटे छोटे प्राइमर्स जिन्हें क्या करेंगे, फिर एक्सटेंड करेंगे। ये देखो डीएनए पॉलीमरेज ने प्राइमर्स को क्या किया है, फिर एक्सटेंड किया है। ठीक, ऐसी कितनी सारी साइकिल्स चलेंगी, ऐसी मल्टीपल साइकिल्स चलेंगी। कहा ना मैंने 25 से 30 साइकिल्स चलती हैं, 25 से 30 साइकिल्स चलती हैं ऐसी। ठीक है, तो ये डायग्राम पर भी आएंगे हम, पहले थ्योरी कंप्लीट कर ले अपना। चलो, दिस इज डन। यस, तो इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, अगर डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को कई बार रिपीट किया जाए, इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, तो ये जो सेगमेंट ऑफ डीएनए था ये एम्पलीफाइड हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली बिलियन टाइम्स। ठीक है, 1 बिलियन कॉपीज इसकी बन जाएंगी जब आप इसका कंप्लीट एम्पलीफिकेशन करा दोगे। समझ रहे हो, ये जो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है, अगर इसे मेनी टाइम्स रिपीट किया जाए तो क्या होगा, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है, उसका एम्पलीफिकेशन अप्रोक्सीमेटली बिलियन टाइम्स तक कराया जा सकता है। 1 बिलियन कॉपीज जिससे बनाई जा सकती हैं उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की। ठीक है, एम्पलीफिकेशन में क्या होता है, ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है जिसकी मल्टीपल साइकिल्स को परफॉर्म किया जाता है। इसमें आपको चाहिए होता है क्या क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर आपको चाहिए होते हैं 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स विच आर बेसिकली द ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, एंड आपको चाहिए होता है एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। ओके, ये आपको चाहिए होता है। देन ऐसे रिपीटेड एम्पलीफिकेशन से, such repeated amplification is achieved by using a thermostable DNA polymerase which is isolated from a bacteria। ठीक है, ऐसे repeated amplification के लिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एक thermostable DNA polymerase, जो क्या हो, हर बार जब आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो ना, ठीक है, क्या कहा मैंने कि एम्पलीफिकेशन में एक 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले आप उसे बहुत एक्सट्रीम हीट प्रोवाइड करते हो, जब दोनों स्ट्रैंड्स को क्या कराना है, आपको डीनेचर कराना है, तो आप उसे एक्सट्रीम हीट प्रोवाइड करते हो। एक्सट्रीम हीट प्रोवाइड करते हो तो जो डीएनए पॉलीमरेज है, एंजाइम है ना, वो तो भाई वो तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे सर्वाइव कर ही नहीं सकते, प्रोटीन्स तो डीनेचर हो जाते हैं। तो डीएनए को डीनेचर कराना था, स्ट्रैंड्स को डीनेचर कराना था, एंजाइम भी हो जाएगा, ऐसा तो चाहिए ही नहीं हमें। एंजाइम भी हो जाएगा तो प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगी, फिर से दूसरा एंजाइम लाएंगे क्या, तो ये कराने के लिए आपको चाहिए क्या, एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। अब ये थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आप लाओगे कहां से, जब आपको पता है कि एंजाइम तो एक्सट्रीम टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं। आपको पता है कि एंजाइम्स एक्सट्रीम टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि मैम ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स और प्रोटीन्स डीनेचर एट हाई टेम्परेचर। सिंपल, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। देखो एक छोटा सा लॉजिक समझ ही लेते हैं एक बार, फिर से पढ़ा हुआ है पहले से बट स्टिल। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, पता है ना हमको, प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, ये भी हमें पता है। हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन्स क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, ये भी हमें पता है। अब क्या करें मैम,
ये बताओ कि जब मैं आपसे कह रही हूं कि यहां पर पहले हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, 3 स्टेप प्रोसेस है। 3 स्टेप में सबसे पहले हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, फिर कूल करते हैं और फिर से हाई टेम्परेचर फिर रेस कर देते हैं। तो इस हाई टेम्परेचर पे ये डीएनए पॉलीमरेज सर्वाइव कैसे करेगा जब ये तो हाई पे डीनेचर हो जाता है? सोचो। इसके लिए चाहिए आपको एक जुगाड़। ये कैसी जुगाड़ है? अरे सिंपल है। ये देखो कि वो बैक्टीरियाज, ठीक है, वो बैक्टीरियाज, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि पहले ही अगर वॉल्केनिक जो वेंट्स हैं उनको अगर सरवाइव कर सकते हैं, अगर वो इतने ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर पे ही सरवाइव कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज होगा वो तो पहले से ही क्या होगा, उस टेम्परेचर के लिए वो तो कैसा होगा, फेमिलियर होगा, वो तो उसी टेम्परेचर में सर्वाइव कर रहा है ना। अगर वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है मतलब उसके अंदर के एंजाइम्स भी उस टेम्परेचर पे वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म से आपको इस एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा जो कि हाई टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर भी झेल जाए। अब ऐसा ऑर्गेनिज्म कौन है? आ गए वापस घूम फिर के वहीं, कहानी घूम फिर के फिर से वही। ऐसा ऑर्गेनिज्म कौन है? ऐसा ऑर्गेनिज्म है थर्मस एक्वाटिकस। ये एक थर्मोस्टेबल क्या प्रोवाइड करेगा आपको? डीएनए पॉलीमरेज प्रोवाइड करेगा, थर्मस एक्वाटिकस, क्योंकि इसकी तो आदत ही है ये 80-90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी सर्वाइव कर लेता है, वहां भी ये जिंदा रहता है, थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है। इसीलिए तो बैक्टीरियाज यूबिक्विटस है ना, कि ये बहुत ज्यादा हाई पे भी रहते हैं, लो पे भी रहते हैं, सब जगह रहते हैं। तो ऐसे हाई टेम्परेचर पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म से अगर आप डीएनए पॉलीमरेज को एक्सट्रैक्ट करते हो तो वो क्या होगा, वो हाई टेम्परेचर पर भी कैसा होगा, डीनेचर नहीं होगा। तो ये जो आपकी प्रोसेसेस हैं, जब आप एम्प्लीफिकेशन में हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो उस वक्त भी ये डीएनए पॉलीमरेज जो होगा वो डीनेचर नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि उसे लिया ही ऐसे ऑर्गेनिज्म से गया है जिसके लिए ये टेम्परेचर नॉर्मल है, ठीक है, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर ही वही है जिसपे वो एक्टिविटी दिखाता है, ठीक है, उसके लिए तो ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रेशर ही उतना है। तो इसकी रेंज अलग हो गई और इसने आपको दे दी क्या, थर्मोस्टेबिलिटी। आपने यूज किया ऐसे रिपीटेड एम्प्लीफिकेशंस के लिए थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज को, जो कि बार बार एम्प्लीफाई करा दे और डीनेचर ना हो जाए। तो इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम विच इज थर्मस एक्वाटिकस। इसे कहां से आइसोलेट किया गया है? इसे आइसोलेट किया गया है एक बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस से। क्लियर है क्या? है क्या क्लियर? बताओ, है क्या क्लियर? हाँ या ना? थर्मस एक्वाटिकस से इसको आइसोलेट कर लिया। विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करा जाता है सबसे पहली स्टेप में ही, 3 स्टेप में सबसे पहली स्टेप में टेम्परेचर हाई होता है, क्या कराने के लिए? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डीनेचर कराने के लिए। तो ये एक्टिव रहता है जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डीनेचर करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए डीनेचरेशन को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है, उस वक्त भी ये एक्टिव रहता है। कौन? थर्मस एक्वाटिकस। क्यों? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर ही, इसका तो ऑप्टिमम टेम्परेचर ही वही था, इसकी तो घर ही वैसा था, इसका तो हैबिटेट ही वैसा था, इसको तो आदत थी हाई टेम्परेचर पे रहने की, वो ऑर्गेनिज्म वहीं सर्वाइव करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये वहां भी सर्वाइव करेगा। तो द एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट इज desired, if desired, can now be used to ligate with a vector for further cloning। ये जो एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे ही जहां भी जरूरत पड़ेगी इन्हें लाइगेट कर दिया जाएगा फर्दर वेक्टर के साथ, सुटेबल वेक्टर के साथ फर्दर क्लोनिंग के लिए, ठीक है। इन एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट्स को सुटेबल वेक्टर्स के साथ लाइगेट करके, जोड़ के, लाइगेशन करा के फर्दर क्लोनिंग को करा लिया जाएगा। यहां तक की प्रोसेस में अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार जल्दी से मुझे बता दो, एक बार जल्दी से बता दो, यहां तक की प्रोसेस में अगर कोई डाउट है। सिंपल डिम्पल सा प्रोसेस है, बैक टू बैक चल रहा है। और जो इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ चुके हो ना, टूल्स आप पढ़ चुके हो, टूल्स के अंदर सारा पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी तो सिर्फ आप उसको प्रोसेस के फॉर्म में, स्टेप्स के फॉर्म में पढ़ रहे हो, ठीक है। डीनेचरेशन में टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वो एंजाइम खुद ही ना डीनेचर हो जाए, इसलिए आपको चाहिए था एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जो आपको मिला कहां से? आपको मिला ये थर्मस एक्वाटिकस से। अब इसकी वजह से इसका पता है नाम बदलेगा,
इसका नाम कैसे बदलेगा, ऐसे बदलेगा। इसको आप बोलोगे थर्मस का टी, एक्वाटिकस का AQ, ठीक है। इसे क्या बोलोगे आप, टैक पॉलीमरेज। ये जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज था, इसे अब आप बोलोगे टैक पॉलीमरेज। सुना है सबने ये नाम, सुना है सबने ये नाम, टैक पॉलीमरेज, ठीक है। इसे आप क्या बोलोगे, टैक पॉलीमरेज। ये देखो, ये लिखा है, ये लिखा है डीएनए पॉलीमरेज, ब्रैकेट में लिखा है टैक पॉलीमरेज। मतलब कौन सा वाला, वही वाला भाई जो थर्मस एक्वाटिकस से लिया है ना आपने, वो वाला डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज, ब्रैकेट में लिखा है टैक पॉलीमरेज। चलो पढ़ते हैं अब इस डायग्राम को। ये डीएनए का वो रीजन है जिसे एम्पलीफाई कराना है। इसे एम्पलीफाई कराने के लिए क्या करा आपने, दो प्राइमर्स को यूज किया, ठीक है। सबसे पहले तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डीनेचर करके दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर दिया, ठीक है। डीनेचर करके दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर दिया। डीनेचर कैसे किया, एक्सट्रीम हीट प्रोवाइड करके। डीनेचर कैसे किया, एक्सट्रीम हीट प्रोवाइड करके डीनेचर कर दिया, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। दोनों स्ट्रैंड अलग हुए तो प्राइमर्स ऐड हुए, इसे क्या कहा, एनीलिंग। पहली स्टेप देखो, ध्यान दो, डीनेचरेशन एंड देन एनीलिंग। डीनेचरेशन, एनीलिंग, प्राइमर्स ऐड हो गए दोनों साइड पे, दोनों स्ट्रैंड्स पे हो गए। फिर क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज या टैक पॉलीमरेज प्लस डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया गया, जो कि यहां पर आके फिर क्या होते गए, जिन्होंने प्राइमर्स को एक्सटेंड करा दिया। देखो प्राइमर को क्या करा दिया, दोनों स्ट्रैंड्स के साथ एक्सटेंड करा दिया। किसकी हेल्प से, टैक पॉलीमरेज की हेल्प से। और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स जो ऐड कराए थे, ऐड कराने के लिए उनके पास होने भी तो चाहिए, तो वो आपने ऐड किए थे, ठीक है। ये स्टेप हुई, इसे क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स। यहां पे क्या हुआ है, प्राइमर्स एक्सटेंड हुए हैं, इसे क्या कहोगे आप, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स। प्राइमर्स एक्सटेंड हो गए तो अब आप देखो आपके पास ऐसे कितने जो है वो स्ट्रैंड्स बन गए। यहां एक था, अब बन गए कितने, दो। कितने बन गए, दो। ऐसी कई सारी साइकिल्स को रिपीट किया जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे बढ़ेगा ना। तो ऐसी सोचो, एक साइकिल के बाद अगर ऐसी मल्टीपल साइकिल्स को रिपीट करा दिया जाए तो धीरे धीरे ये एम्प्लीफिकेशन, और यहां पर अब बीच में प्रोसेस रुकेगी नहीं। रुकेगी क्यों नहीं, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज, ये तो डीनेचर होगा ही नहीं, तो प्रोसेस चलती रहेगी। और इस तरीके से इसे एम्प्लीफाई किया जाता है 1 बिलियन टाइम्स तक। इसे कहां तक एम्पलीफाई कर लिया जाता है, 1 बिलियन टाइम्स तक इस एम्पलीफिकेशन को कराया जाता है। ये बताओ, डायग्राम देखने के बाद तो अब आपको प्रोसेस सबसे सिंपल लग रही होगी। अब ये प्रोसेस जितनी थ्योरी पढ़ के नहीं लग रही थी, उतनी ज्यादा सिंपल लगने लगी होगी डायग्राम को देख के। बताओ कोई दिक्कत आई यहां पर, रीजन टू बी एम्पलीफाइड देखो कितना एम्पलीफाई हो गया, ठीक। समझो, सबसे पहली स्टेप की गई डीनेचुरेशन, देन एनीलिंग, प्राइमर्स को ऐड किया, देन एक्सटेंशन, ठीक है। क्लियर हुई क्या कहानी। एम्प्लीफिकेशन में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या क्या आप कर रहे हो, समझ आ रहा है। आगे देखें, चलो टैग पॉलीमरेज तक समझे। फिर क्या हुआ, देयर आर इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट कराना है। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, इसे इंसर्ट करा के फिर क्या करना है, उस सेल को कल्चर कराना, उस सेल को ग्रो करवाना है मीडियम में। वो जितना ग्रो करेगी, जितना मल्टीप्लाई करेगी, उतना जेनेटिक मटेरियल भी मल्टीप्लाई करेगा अपना। तो बस वही आपको करवाना है। तो देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू रेसिपिएंट सेल्स। लाइगेटेड डीएनए को रेसिपिएंट सेल में इंट्रोड्यूस कराने के कई सारे मेथड्स हैं। बहुत सारे मेथड हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में भी। देखो कई सारे मेथड्स हैं। रेसिपिएंट सेल्स आफ्टर मेकिंग कॉम्पिटेंट टू रिसीव, मतलब टेक अप डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग। रेसिपिएंट सेल्स को आप कॉम्पिटेंट बना दो कि वो अपनी सराउंडिंग से इस डीएनए को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले अंदर इनटेक कर ले, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन से तो भाई डीएनए क्योंकि क्या है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है,
ठीक है, हाइड्रोफिलिक है, तो ये तो एंटर डायरेक्टली करेगा नहीं। तो कैसे करेगा मैम ये सेल वॉल के पोर्स के थ्रू करेगा। और ये कैसे होगा, ये होगा जब, इसी को आप कह रहे हो ना कंपिटेंट बनाना, उसको इस कंडीशन पे लेके आ जाना सेल को कि वो बाहर से उस डीएनए को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। सो इफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंस, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए में वो रेजिस्टेंस की जीन है किसी भी एंटीबायोटिक के लिए, फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन के लिए, तो इसे ट्रांसफर करेंगे आप इकोलाई सेल्स के अंदर, एंड द होस्ट सेल बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल। और जिस भी सेल में आपने उसे डाला, इकोलाई में डाला है, जिस भी सेल में डाला है, वो सेल कैसी हो जाएगी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराने वाली जीन को आपने इंसर्ट करा दिया है उसके जेनेटिक मटेरियल में, तो वो अपना एक्सप्रेशन भी देगी। जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई जीन होगी तो वो एक्सप्रेस भी डेफिनेटली होगी ही होगी। ओके, फिर क्या कहा, इफ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स ऑन अगार प्लेट्स, अगर हम इन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को अगार प्लेट्स पर स्प्रेड करते हैं विच हैव एम्पिसिलिन, तो ओनली ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो। जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं सिर्फ वही ग्रो करेंगे। यहां पर आपसे ये क्या कह रहे हैं, यहां से आपसे ये बता रहे हैं कि भाई इससे आपको पता चलता है, ठीक है, इससे आपको पता चलता है कि जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनको आप डिस्टिंग्विश कैसे कर पाते हो। उनको आप ऐसे ही डिस्टिंग्विश कराते हो जब आप उन्हें मीडियम में ग्रो कराते हो। अगर आप ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को अगार प्लेट्स पर शिफ्ट करते हो, स्प्रेड करते हो, जिनके अंदर जिसमें क्या है, जिसके अंदर क्या है, अगार प्लेट्स में एम्पिसिलिन है, तो जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वही ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि एम्पिसिलिन से तो उनको रेजिस्टेंस मिल गया है, वो तो उसको रेजिस्ट कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेंट्स जो है वो ग्रो कर पाएंगे, और अनट्रांसफॉर्मेंट्स, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट रेसिपिएंट्स जो है वो क्या हो जाएंगी, वो मर जाएंगी, क्योंकि वो एम्पिसिलिन को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगी, एम्पिसिलिन के रिएक्शन को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगी, तो वो मर जाएंगी। लेकिन जो रेजिस्टेंट्स होंगे वो ग्रो कर जाएंगे। सिंस ड्यू टू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के होने की वजह से वन इज एबल टू सेलेक्ट अ ट्रांसफॉर्म्ड सेल इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन। तो एम्पिसिलिन से आप ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स जो ग्रो कर रही हैं, मतलब वो ट्रांसफॉर्म्ड है, तो आप उन्हें वहां से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल से। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट्स, ट्रांसफॉर्मेंट्स जो है सिर्फ ये ट्रांसफॉर्मेंट्स ही ग्रो करेंगे, अनट्रांसफॉर्म्ड जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगी, मर जाएंगी। तो जितनी भी ग्रो कर रही हैं वो ग्रोथ को, उस पूरी पॉपुलेशन को आप क्या मान लोगे कि भाई ये सब क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, इन सब में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। तो since due to ampicillin resistance gene, one is able to select a transformed cell in the presence of ampicillin. The ampicillin resistance gene in this case is called a selectable marker. तो इस केस के लिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्या बन जाएगी, सिलेक्टेबल मार्कर बन जाएगी, जिसे आप क्या कर रहे हो, जिससे आप पता लगा रहे हो ट्रांसफॉर्मेंट्स का नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से। ठीक है, तो यहां पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्या बन गई, सिलेक्टेबल मार्कर बन गई। ठीक है, क्या बन गई इनके लिए, ये सिलेक्टेबल मार्कर बन गई। ओके, ये सिलेक्टेबल मार्कर हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था। ठीक है, प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था हमने सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में। अब क्या कहा, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब फॉरेन जीन प्रोडक्ट कहां से लाए, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। देखो, when you insert a piece of alien DNA into a cloning vector, जब आप एलियन डीएनए के पीस को एक क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट करते हो, when you insert a piece of alien DNA into a cloning vector and transfer it into a bacterial, plant or animal cell, the alien DNA gets multiplied. जो एलियन डीएनए है, जो फॉरेन डीएनए है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। कब होता है, जब आप इस पीस ऑफ एलियन डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट कराते हो और फिर उसे किसी बैक्टीरियल, प्लांट या एनिमल सेल में पुट कर देते हो, वहां वो ग्रो कर रही है ना, वो सेल ग्रो कर रही है, सेल ग्रो कर रही है तो उसका जेनेटिक मटेरियल भी कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल कर रहा है तो उसमें जो आपने पीस इंसर्ट किया है वो भी रेप्लिकेट कर रहा है, वो भी ग्रो कर रहा है, तो वो भी मल्टीप्लाई अल्टीमेटली साथ ही साथ हो रहा होता है। इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज, अगर हम बात करें ना फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने की,
तो लगभग सारी ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज में जो अल्टीमेट एम होता है वो यही होता है कि जो डिजायरेबल प्रोटीन है बस वो बन जाए, ठीक है। टू ऑब्टेन द डिजायरेबल प्रोटीन, गोल यही होता है, डिजायरेबल प्रोटीन को बनवाना, डिजायरेबल रिजल्ट को बनवाना और उसे एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। यही गोल होता है, इसीलिए करते हैं। तो हैंस देयर इज अ नीड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस। अब ये होने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए का एक्सप्रेस होना जरूरी है। मान लो मैं आपसे कहूं कि मैंने अपने डीएनए में, अपने जेनेटिक मटेरियल में ब्राउन कलर वाली जीन को इंसर्ट करा लिया, ठीक है। मैंने ब्राउन कलर वाली जीन जो है वो आइसोलेट भी अच्छे से करा ली, मैंने उसका क्या करा लिया, उसका सेपरेशन भी करा लिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, फिर मैंने उसको क्या करा लिया, फिर सेपरेशन के बाद क्या करना होता है, उसको एम्पलीफाई करना होता है, ठीक है। एम्पलीफाई भी मैंने करा लिया, फिर मैंने उसको वेक्टर में ऐड भी करवा दिया, लाइगेशन भी हो गया। लाइगेशन के बाद उन्होंने उसको, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी भी होस्ट सेल में, बैक्टीरियल, प्लांट या एनिमल सेल में, मान लो उन्होंने मेरी सेल में उसे क्या कर दिया, इंसर्ट भी कर दिया। लेकिन ये जो ब्राउन कलर वाले, ब्राउन हेयर कलर वाली जो जीन थी, ये एक्सप्रेस ही नहीं हुई। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, इसने अपना एक्सप्रेशन ही नहीं दिया, अपना कैरेक्टर ही नहीं लाके दिखाया, और उसकी वजह से जो मेरे नए बाल हो गए वो ब्राउन आए नहीं, वो तब भी ब्लैक ही आए, ठीक है, वो तब भी ब्लैक ही आए, वो ब्राउन तो हुए ही नहीं। तो ये बताओ कि मतलब क्या निकला पूरी प्रोसेस करने का, अगर इस पूरी प्रोसेस में एक्सप्रेशन ही ना आए, ठीक है। अगर आपको जो जीन आपने इंसर्ट कराई है वो एक्सप्रेस ही ना हो, वो अपना कैरेक्टर ही ना दिखाए, कोई मतलब नहीं बनता मैम, सब वेस्ट। शुरू से अभी तक की सारी स्टेप्स वेस्ट अगर एक्सप्रेशन ही ना आए, कोई मतलब नहीं बनता। तो बस वही कह रहे हैं वो कि सारी ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो अल्टीमेट एम होता है वो डिजायरेबल प्रोटीन को ऑब्टेन करने का ही होता है। क्या होता है कि डिजायरेबल प्रोटीन, डिजायरेबल कैरेक्टर, जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट किया है वो आपको मिले। तो हेंस देयर इज अ नीड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस्ड। इसीलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए का एक्सप्रेस होना बहुत जरूरी है। हेंस देयर इज अ नीड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस्ड, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सप्रेस तो होना ही पड़ेगा। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सप्रेस ही नहीं होता है तो जितनी भी स्टेप्स अभी तक परफॉर्म की उन सबका कोई मतलब नहीं बनेगा। अब अगर आप चाहते हो कि इन सबका कोई मतलब बने तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जो फॉरेन जीन है वो अपने किसी ना किसी स्पेसिफिक कंडीशन में ही एक्सप्रेस हो रही है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको, जो फॉरेन जीन है वो किस स्पेसिफिक कंडीशन में एक्सप्रेस हो रही है। चलो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का एक्सप्रेस होना जरूरी है, यहां तक समझा। द फॉरेन जीन गेट्स एक्सप्रेस्ड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, जो फॉरेन जीन्स होती हैं वो अप्रोप्रिएट कंडीशंस में ही एक्सप्रेस होती हैं। द फॉरेन जीन गेट्स एक्सप्रेस्ड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, फॉरेन जीन्स अपनी एक अप्रोप्रिएट कंडीशंस में एक्सप्रेस होती हैं। ये अप्रोप्रिएट कंडीशंस इनकी कौन सी है, कहाँ है, क्या चाहिए इन्हें ऐसा। The expression of foreign genes in host cell involves understanding many technical details. अच्छा, ऐसा कह रहे हैं कि किसी फॉरेन जीन का इसी होस्ट सेल के अंदर, जैसे किसी और से अपन लेकर आए ना ब्राउन हेयर कलर वाली जीन, और आप चाहते हो कि होस्ट सेल मतलब मेरी सेल के अंदर वो एक्सप्रेस हो जाए, तो ऐसा करने के लिए उसे बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस चाहिए जो उसके लिए फेवरेबल हो, और इन कंडीशंस को समझने के लिए आपको थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स की जरूरत है। अच्छा, टेक्निकल डिटेल्स चाहिए, चलो देख लेते हैं। आफ्टर हैविंग क्लोन्ड टू द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जब उसका एक क्लोन बना दिया गया है कि उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर पुट कर दी गई है, एंड हैविंग ऑप्टिमाइज द कंडीशंस टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन, जो टारगेट प्रोटीन है उसका एक्सप्रेशन किस कंडीशंस में आता है, उसके लिए ऑप्टिमम कंडीशंस कौन कौन सी हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, ऑप्टिमम प्रेशर क्या है, ऑप्टिमम कंडीशंस क्या है, ठीक है। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर और प्रेशर वर्ड में क्यों यूज कर रही हूँ, याद करो जब आपने कौन सी क्लास में पढ़ा था, आपने बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11th में पढ़ा था, राइट। बायोमोलिक्यूल्स को जब आपने पढ़ा था तो बायोमोलिक्यूल्स में आपने एंजाइम्स बहुत ज़्यादा पढ़ा था। एंजाइम्स आपने जब पढ़े थे तो आपने ये पढ़ा था कि एंजाइम्स का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम प्रेशर होता है,
ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही वो वर्क करते हैं। ऑप्टिमम वर्ड कहाँ यूज होता है? ऑप्टिमम मतलब वो उनका पर्टिकुलर एक लेवल, एक पर्टिकुलर वैल्यू कि भाई ये हमें चाहिए, हम यहीं वर्क कर सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो एक फिक्स वैल्यू है, वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो हमारी बॉडी को चाहिए अपनी फंक्शनिंग को कराने के लिए, ना उससे कम चाहिए ना उससे ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही हर एंजाइम के एक्ट करने का, अपनी एक्टिविटी दिखाने का एक ऑप्टिमम कंडीशन होता है कि ये टेम्परेचर, ये प्रेशर, ये इतना, ये वो इतना, ठीक। वैसे ही यहाँ पर इन एंजाइम्स की बात चल रही है, यहाँ पर बात चल रही है इन पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट के एक्सप्रेस होने की, कि इन एक्सप्रेस्ड होने के लिए अपना एक ऑप्टिमम सराउंडिंग चाहिए कि हमें ये कंडीशंस होंगी तो ही हम एक्सप्रेस हो पाएंगे, ठीक है। अब ये कंडीशंस इनकी क्या है? दे हैव optimize the conditions to induce the expression of the target protein. One has to consider producing it on large scale. अगर आप इसे लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करवाना चाहते हो टारगेट प्रोटीन को, तो आपको उसे ऑप्टिमम कंडीशन देनी पड़ेगी और कंडीशंस को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई देयर इज अ नीड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन? अब अगर यहाँ जब तक हम प्रोसेस समझ रहे हैं, जब तक हम उसकी स्टेप्स को पढ़ रहे हैं, तब तक तो ठीक है। अगर आपके मन में कहीं से भी ये डाउट आता है कि हमें ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना ही क्यों है, क्यों चाहिए हमें ये प्रोटीन्स, क्यों हमें एक डिजायर्ड प्रोटीन ही इतनी ज्यादा मात्रा में चाहिए, क्यों हमें ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है, क्यों हम ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं, अगर आपके मन में कहीं से भी ये डाउट आता है, तो भाई सबसे पहली बात तो वही पूछा हुआ एनसीईआरटी ने। अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन की जरूरत भाई इसलिए है, देखो, इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोलॉगस होस्ट, इट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहलाता है, ये तो खैर अलग बात है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन की जरूरत क्यों है, पहले इस बात का जवाब दे जरा। बहुत देर हो गई, किसी ने ना कमेंट किया ना कुछ किया आज, चलो फटाफट से कमेंट करो और जवाब दो। क्या लगता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन की जरूरत क्यों है? क्यों इतना ज्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात हम करते हैं? क्यों हम इतना बिलियन टाइम्स इसको एम्प्लीफाई करवा रहे हैं? क्यों हो रहा है ये सब? बताओ 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 बताओ। तो मैम ऑब्वियस सी बात है, किसको नहीं पता, किसको नहीं पता कि ये जितनी भी सारी जेनेटिक आप मॉडिफिकेशंस की बात कर रहे हो, जितनी भी टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हो, इन सब के लार्ज स्केल प्रोडक्शन की जरूरत है। जितनी भी सारी आप हाइब्रिड क्रॉप्स की बात करते हो, जितने भी सारे आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात करते हो, एनिमल्स की बात करते हो, ठीक है, सबसे ज्यादा ये सब चल रहा है किसमें? प्लांट्स में। एनिमल्स में भी चल रहा है, प्लांट्स में, लेकिन प्लांट्स में वैरायटी बहुत ज्यादा चल रही है ना, हाइब्रिड वैरायटीज बहुत ज्यादा चल रही हैं, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड और चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं। तो ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की आपको जरूरत पड़ रही है, अगर इतने ज्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन आप इन सब चीजों का कर रहे हो, तो उसके लिए फिर जेनेटिक मटेरियल भी तो लार्ज स्केल ही चाहिए, ये सब प्रोटीन्स भी तो लार्ज स्केल पर ही चाहिए। जैसे आप एंटीबायोटिक्स बना रहे हो, जैसे आप मेडिसिन्स बना रहे हो, तो वहां पर भी तो आपको ये सब क्या चाहिए? लार्ज स्केल चाहिए मैम, इनका यूज तो यही है। तो कुल मिला के घुमा फिरा के इन्होंने आपसे क्या पूछ लिया कि ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन चल रहे हैं, ये जो टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, इनका यूज क्या है? क्यों इन्हें लार्ज स्केल प्रोड्यूस किया जा रहा है, इनका यूज क्या है? कुल मिला के आपसे ये पूछा गया था यहाँ पर, और अगर आपने सोचा है आंसर तो मतलब आप समझ गए कि यूज क्या है। चलो अब बढ़े आगे। यूज तो ठीक है, ये जो इस तरीके से आप बनाते हो, क्या बनाते हो मैम? कोई एक प्रोटीन जो कि भाई वो ब्राउन कलर वाला इंसान कोई और था, उससे जीन लेके मेरे अंदर इंसर्ट करा के मेरे बाल ब्राउन करा दिए, तो ये कैरेक्टर जो एक्सप्रेस हुआ, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ रैंडम बोल के बताया जो आपको समझ में आसानी से आएगा, ठीक। तो ये जो आपने कराया है ना कि भाई ब्राउन कलर वाली जीन उसकी थी, मेरी बॉडी के लिए तो वो फॉरेन जीन है ना, ठीक है, और उस जीन के लिए मेरी बॉडी क्या है? मेरी बॉडी के लिए वो वाली जीन फॉरेन जीन है, और उस जीन के लिए मेरी बॉडी क्या है? फॉरेन बॉडी है। भाई किसी दूसरे की बॉडी में जाके मैं क्यों अपना एक्सप्रेशन दूं, ठीक। तो कोई भी प्रोटीन जो कि उस जीन के लिए जिसके लिए वो जीन एनकोड करती है, ये एक्सप्रेस होता है किसी हेट्रोलोगस होस्ट में, मतलब किसी बाहरी होस्ट के अंदर, तो उसे आप कहते हो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ऐसी कंडीशन में जब वो प्रोटीन बनाता है तो उसे आप रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो समझ गए कि वेक्टर में आपने क्या करा है? फॉरेन डीएनए को ऐड करा है। वैसे ही जब किसी दूसरे की बॉडी में जाके दूसरे की जीन एक्सप्रेस होती है, अपना कैरेक्टर दिखाती है, अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, प्रोटीन को सिंथेसाइज कराती है, तो वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहलाता है,
ठीक है, क्या कहलाता है वो, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, द सेल्स हार्बरिंग क्लोन्ड जीन्स ऑफ इंटरेस्ट मे बी ग्रोन ऑन अ स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी। वो सेल्स जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट के क्लोन्स को बना रही हैं, ये जो आप जीन्स ऑफ इंटरेस्ट के क्लोन्स बनवा रहे हो ना, कॉपीज बनवा रहे हो, तो वो सेल्स जो इन कॉपीज को बना के दे रही हैं खुद भी ग्रो करके, दे कैन बी ग्रोन ऑन अ स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी। उन्हें लेबोरेटरी के अंदर स्मॉल स्केल पर भी ग्रो करवाया जा सकता है, या फिर द कल्चर्स में बी यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोटीन एंड देन प्योरिफाइंग इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स। यहां ये जो कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई जो आप सेल्स को, मान लो आपने इकोलाई में किसी डिजायर्ड जीन को एंटर करवाया, अब आप इकोलाई को अगर आपको थोड़ा बहुत ग्रो कराना है तो आप लेबोरेटरी में भी करा सकते हो, या फिर अगर आपको उसका बहुत ज्यादा मिलियंस बिलियंस में लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराना है तो आप उसके लिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी करा सकते हो फैक्ट्रीज में। चलो आगे देखेंगे, द सेल्स harboring cloned genes of interest may be grown on a small scale in the laboratory, या तो आप उन्हें लेबोरेटरी में स्मॉल स्केल पर ग्रो करवा लो, या फिर द कल्चर्स मे बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग लेबोरेटरी में या तो स्मॉल स्केल पे ग्रो करा लो या फिर लार्ज स्केल पे। ठीक है, जो भी कल्चर बनेंगे, जो भी लेबोरेटरी में कल्चर मीडियम में जो वो ग्रो करेंगे, जो कल्चर मिलेगा आपको, जो पॉपुलेशन मिलेगी ऑर्गेनिज्म की, उसे आप यूज कर लेते हो कि उसके अंदर से आपने डिजायर्ड प्रोटीन को फिर एक्सट्रैक्ट करा लिया। ठीक है, उसके अंदर से आपने डिजायर्ड प्रोटीन को फिर एक्सट्रैक्ट करा लिया एंड देन प्योरीफाइंग इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स, और फिर आप उसे प्योरीफाई करते हो डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स को यूज करके। ठीक है, अब कौन कौन सी सेपरेशन टेक्निक्स को यूज करते हो आप इसके अंदर? सेपरेशन टेक्निक्स भाई बहुत सारी है। ठीक है, सेपरेशन टेक्निक्स बहुत सारी है। देखो, सेल्स कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूअस कल्चर। जैसे लेबोरेटरी की बात हुई ना कि उनको स्मॉल स्केल पर लेबोरेटरी में कल्चर प्लेट में, ठीक है, छोटे छोटे तो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यार, माइक्रोस्कोपिक तो है ही, इतनी सी कल्चर प्लेट में तो उनकी इतनी सारी पॉपुलेशन आ जाती है। ठीक है, तो या तो अगर आप बात कर रहे हो कि लेबोरेटरिकल कंडीशंस में आपने थर्मल प्लांट्स में या कल्चर प्लेट्स में उन्हें क्या करा लिया, ग्रो करा लिया, या फिर आप उन्हें कंटिन्यूअस कल्चर में भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो। कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम क्या होता है समझो, cells can be multiplied in a continuous culture medium wherein the used medium is drained out from one side, जहां से used medium को एक साइड से आप क्या करते जाते हो, ड्रेन आउट करते जाते हो और फ्रेश मीडियम को प्रोवाइड कराते जाते हो। यूज्ड मीडियम और फ्रेश मीडियम, जिस मीडियम में ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, मतलब अगर ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है एक बिल्कुल कंप्लीटली एयर टाइट मीडियम में, ठीक है, एक कंप्लीटली एयर टाइट मीडियम में ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, तो आप क्या करो, आप उसमें दो ऐसे पॉइंट्स बनाओ, ठीक है, जहां से आप इनलेट एंड आउटलेट, ठीक है, यहां से क्या होगा कि भाई इसे चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इसको चाहिए एक जेल मीडियम, तो वो जेल मीडियम जो चाहिए ना जिसमें ये ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं, या इन्हें चाहिए कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, या इन्हें चाहिए कोई एक पर्टिकुलर प्रेशर, तो वो सब चीजें मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी इस पूरा एयर टाइट कंटेनर के अंदर। अब यहाँ पर मैं उन्हें प्रोवाइड कर दूं यहां पर अगर मैं उन्हें प्रोवाइड कर दूं कि भाई आपको जो भी मीडियम चाहिए, जेल मीडियम चाहिए, कोई केमिकल चाहिए, कोई शुगर चाहिए जिसके ऊपर ग्रो करना है, जो भी मटेरियल चाहिए, उस फ्रेश मटेरियल को यहां से मैं इन करती जाऊं, ठीक है, ये क्या बन जाए, उसके लिए इनलेट बन जाए, और जो मीडियम यूज हो चुका है, जिसको एक बार यूज कर लिया है, जिससे सब कुछ उन्होंने कंज्यूम कर लिया है, तो उस यूज्ड मीडियम को मैं यहां से फिर क्या करती जाऊं, रिमूव भी करती जाऊं। इस यूज्ड मीडियम को मैं यहां से फिर क्या करती जाऊं, रिमूव भी करती जाऊं, ठीक है, ये क्या बन जाए, उसके लिए आउटलेट बन जाए। अब ध्यान देना कि ये इनलेट और आउटलेट बना किसके लिए है, ये बने हैं मीडियम के लिए। यहां से आप इन करवाओगे फ्रेश मीडियम को, और यहां से आप आउट करवाओगे यूज्ड मीडियम को। इस तरीके से उसके पास हमेशा
फेवरेबल कंडीशंस बनी होंगी, उसके पास हमेशा रिक्वायर्ड अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में चीजें होंगी और वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता रहेगा, सेल्स मल्टीप्लाई होती रहेंगी और इसे कहोगे आप कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम। इसे क्या कहोगे? कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम, जिसमें कंटिन्यूअसली सेल्स जो है वो कल्चर होती जा रही हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम और कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम, जिसमें यूज्ड मीडियम को ड्रेन आउट करते रहते हो और फ्रेश मीडियम को इन करते रहते हो एक साइड से, टू मेंटेन द सेल्स इन फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव और लॉग एक्सपोनेंशियल फेज। इससे सेल्स जो होती हैं वो फिजियोलॉजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं और कंटिन्यूअसली एक्टिव बनी रहती हैं। और अगर कंटिन्यूअसली कोई ग्रो करता रहेगा और एक्टिव बना रहेगा तो आपको पता है इसे किस तरीके से कहते हैं। ये दो तरह के कर्व होते हैं, ठीक है। एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो बिल्कुल ऐसे बढ़ती ही जाती है। दो तरह के कर्व होते हैं, देखो, ऐसा जे शेप्ड कर्व और एक ऐसा एस शेप्ड कर्व, ठीक है। जे शेप्ड कर्व ये बताता है कि सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दिखाता है। और एस शेप्ड सिग्मोइड कर्व जो है वो क्या बताता है? लॉजिस्टिक ग्रोथ को दिखाता है। तो यहां बात कर रहे हैं हम किसकी? कि इस तरीके से कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम में होती है क्या? कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम में होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ग्रोथ कैसी? एक्सपोनेंशियल। ओके, किस में होती है ये? कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम में। कैसी ग्रोथ होती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। सी, तो दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूसेस अ लार्ज बायोमास लीडिंग टू अ हायर यील्ड्स ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। तो ऐसा कल्चर मीडियम क्या करता है? जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है वो तो कल्चर मीडियम में कहाँ हो जाएगा? लेबोरेटरी में ही हो जाएगा। और अगर आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराना है तो आपको कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम से प्रोडक्शन होता है लार्ज स्केल बायोमास का और इससे मिलता है आपको फिर, अब जब ऑर्गेनिज्म ही ज्यादा है तो ऑर्गेनिज्म से प्रोटीन भी ज्यादा मिलेगा। तो ऑर्गेनिज्म ज्यादा, लार्ज स्केल बायोमास, तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन भी लार्ज स्केल, ठीक है। तो स्मॉल स्केल भी कर सकते हो, लार्ज स्केल भी कर सकते हो। स्मॉल स्केल करोगे लेबोरेटरी में नॉर्मल कल्चर मीडियम के अंदर, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए चाहिए होगा आपको कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होगा? कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम, ठीक है। कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में क्या डिफरेंस है कि भाई यहाँ पर वो मीडियम कभी खत्म ही नहीं होता जो कल्चर मीडियम में एक ही बार प्रोवाइड किया है ना आपने, यहाँ वो मीडियम कभी खत्म ही नहीं होता और जो यूज्ड मीडियम है वो भी ड्रेन आउट होता रहता है, ठीक है। बस यही डिफरेंस है। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर्स कैन नॉट येट yield appreciable quantities of products। जो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर्स होते हैं वो प्रोडक्ट की उतनी ज्यादा क्वांटिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते, ठीक है। उतनी ज्यादा क्वांटिटी क्यों नहीं प्रोवाइड कर पाते? क्योंकि भाई मीडियम ही सफिशिएंट है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास क्या है, मुझे, ठीक है, अगर मैं कहूं कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या एक आदमी है, दिन में, ठीक है, क्या करता है वो, उसका क्या काम बताएं? हाँ, एक आदमी है, देखो बढ़िया सा एग्जांपल आया मेरे दिमाग में। एक स्टूडेंट है, ठीक है। अगर आप उसे क्या कर दो? अगर आप उसे प्रोवाइड कर दो 2 रोटी, ठीक है, अगर आप उसे 2 रोटी प्रोवाइड कर दो तो वो 1 चैप्टर पढ़ लेता है, ठीक है, वो 1 चैप्टर पढ़ लेता है, ठीक। अब आपने उसे ले जाके बिठाया दिन भर के लिए, ठीक है, आपने उसे ले जाके बिठाया दिन भर के लिए और उसको रोटी दी सिर्फ 2, ठीक है। तो दिन भर में वो कितना पढ़ेगा ये बताओ? 1 ही चैप्टर पढ़ेगा क्योंकि आपने उसको रोटी तो 2 ही दी थी। मीडियम तो लिमिटेड था। मीडियम जिसके बेसिस पर वो काम करके देगा, जिसको यूज करके वो काम करेगा, वो तो लिमिटेड था। रोटी तो 2 ही दी थी आपने, तो वो 1 ही चैप्टर पढ़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने इसी स्टूडेंट को क्या किया, मैंने इस स्टूडेंट को ये बोला कि भाई तू तो पढ़ते रहे नॉन स्टॉप, 1 2 3 4 जितने चैप्टर पढ़ने हैं पढ़ते रहे नॉन स्टॉप। तुझे जितनी बार, जैसे ही 1 चैप्टर कंप्लीट होगा मैं फिर 2 रोटी दे दूंगी, फिर 2 रोटी दे दूंगी, मैं देती जाऊंगी देती जाऊंगी देती जाऊंगी। इनलेट एंड आउटलेट अगर मैं उसका डिसाइड कर दूं, मैं उसे कंटिन्यूअसली वो मीडियम प्रोवाइड करती ही रहूं, तो भाई वो 2 रोटी खाएगा, 1 चैप्टर डन, 2 रोटी खाएगा, 1 चैप्टर डन, फिर 2 रोटी खाएगा, 1 चैप्टर डन, कंप्लीट है उसका काम। क्यों? क्योंकि उसको जो मीडियम चाहिए था ना अपना काम करके देने के लिए, वो मीडियम तो उसके पास कंटिन्यूअसली आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, रिसोर्सेज खत्म हो ही नहीं रहे। तो कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम का यही बेनिफिट है कि वो कंटिन्यूअसली मीडियम को
कॉन्स्टेंटली उसके पास मीडियम जो है वो प्रोवाइडेड रहता है, कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट नहीं करता। फ्लक्चुएट नहीं करता तो उसकी स्पीड जो है वो कैसी रहती है, वो भी फ्लक्चुएट नहीं करती, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है और मिलता है क्या, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म और दैट डिजायर्ड प्रोटीन। ठीक है, सिंपल कहानी थी, सिंपल कहानी थी या नहीं थी, बताओ, सिंपल कहानी थी या नहीं थी, थी ना। अब टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज, लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करने के लिए बायोरिएक्टर्स, जैसे मैंने यहां आपको अभी एक रफ स्ट्रक्चर बना के बताया था, ऐसे बायोरिएक्टर्स को बनाया गया इन लार्ज स्केल प्रोडक्शंस के लिए। टू प्रोड्यूस देम इन लार्ज क्वांटिटीज, द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर्स वेयर लार्ज वॉल्यूम्स, ठीक है, 100 to 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर को प्रोसेस किया जा सके, ऐसे बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स की जरूरत थी, तभी लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सकेगा। ऐसे बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स की जरूरत थी कि जहां इतने ज्यादा 100 to 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर्स को भी आप प्रोसेस करा सको। ऐसे बायोरिएक्टर्स के बारे में Thus, bioreactors can be thought of as vessels in which raw materials are biologically converted into specific products. तो इसीलिए आप अब इंट्रोड्यूस किए गए यहाँ पर जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जरूरत पड़ी किस चीज की, बायोरिएक्टर्स की। बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स को यूज किया गया। इन्हें आप क्या कह सकते हो, इन्हें आप बड़ा सा एक बर्तन कह सकते हो, एक बड़ा सा वेसल कह सकते हो, जिसके अंदर क्या चल रही है, सिर्फ उसके अंदर आपने वो मीडियम प्रोवाइड कर दिया है, वो ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड कर दी है और ग्रोथ चल रही है। ओके, एक कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम प्रोवाइड कर दिया इनलेट एंड आउटलेट के साथ। तो ये बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स को आप वेसल समझ सकते हो, जिनके अंदर रॉ मटेरियल को डाल दिया जाता है और उसे बायोलॉजिकली कन्वर्ट किया जाता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट में। रॉ मटेरियल को बायोलॉजिकली कन्वर्ट करवाया जाता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट में। ऐसे बड़े बड़े वेसल आप इन्हें कह सकते हो। इंडिविजुअल एंजाइम्स एक्सेट्रा यूजिंग माइक्रोबियल, प्लांट और एनिमल और ह्यूमन सेल्स। जो सेल्स को आप ग्रो करवा रहे हो, ये कोई सी भी हो सकती है भाई, ये माइक्रोबियल सेल्स भी हो सकती हैं, ये प्लांट सेल्स भी हो सकती हैं, ये एनिमल सेल्स भी हो सकती है ना। इनमें इन्हें कल्चर कराया जा सकता है, ग्रो कराया जा सकता है। A bioreactor provides the optimal conditions for achieving the desired product by providing optimum growth conditions like temperature, pH, substrate, salts, vitamins, oxygens। ठीक है, ये क्या करते हैं बायोरिएक्टर्स? बायोरिएक्टर्स कुछ नहीं, वो ऑप्टिमम कंडीशंस को डेवलप करके देते हैं जो इन्हें ग्रोथ करने के लिए चाहिए। तो दे प्रोवाइड द ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट। डिजायर्ड प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए ये ऑप्टिमम कंडीशंस को प्रोवाइड करते हैं। ऑप्टिमम कंडीशन क्या क्या हो सकती है? वो स्टूडेंट है, उसने बोला कि भाई मुझे रिक्वायरमेंट 2 रोटी की है और मैं एक चैप्टर 2 रोटी पे करके दे दूंगा, ठीक है, पर उसको जरूरत है ना कि उसके लिए आसपास एटमॉस्फेयर भी सही हो। ये थोड़ी है कि उसने 2 रोटी खा ली और आप बैठ के उसके सामने ढोल नगाड़े बजा रहे हो और वो 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेगा। नहीं, उसको पीस चाहिए, उसको प्रॉपर स्टडी जोन चाहिए, उसको डिस्ट्रैक्शन से आप दूर बैठाओ तब जाके वो पढ़ पाएगा। हाँ, उसके सामने कोई बैठ के रील देखता रहे, उसके सामने कोई बैठ के जोक मारता रहे तो कैसे वो पढ़ पाएगा? 2 रोटी क्या 4 खा ले तो नहीं पढ़ पाएगा, बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो उसे ऑप्टिमम कंडीशंस देना जरूरी है। तो वैसे ही यहाँ पर इन्हें भी ऑप्टिमम कंडीशंस देना जरूरी है। कल्चर मीडियम अकेले से काम नहीं चलेगा। ऑप्टिमम कंडीशंस क्या क्या देनी पड़ेंगी? जैसे कि टेम्परेचर फेवरेबल होना चाहिए, पीएच फेवरेबल होना चाहिए, सबस्ट्रेट कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन फेवरेबल होना चाहिए, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन फेवरेबल होना चाहिए, वाइटामिन्स एंड ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होना चाहिए। तभी वो अपना रिएक्शन, अपना फंक्शन परफॉर्म करके देगा और लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके देगा, ठीक है ना। जो स्टूडेंट का एग्जाम्पल है वो बेस्ट सूटेड एग्जाम्पल है कि आप उसकी कैपेसिटी भले 2 रोटी खा के 1 चैप्टर पढ़ने की है, पर वो 2 रोटी खा के भी 1 चैप्टर नहीं पढ़ सकता अगर उसके लिए ऑप्टिमम कंडीशंस डेवलप ना करो, अगर उसे प्रॉपर स्टडी जोन प्रोवाइड ना करो, अगर उसे डिस्ट्रैक्शन से बचा के ना रखो, अगर उसे प्रॉपर ऑप्टिमम कंडीशंस ना मिले। तो ऑप्टिमम कंडीशंस क्या क्या होती हैं भाई? ऑप्टिमम कंडीशंस में आता है क्या क्या? टेम्परेचर, प्रेशर, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन एंड ऑक्सीजन, ये सब कुछ आता है, ठीक है। चलो आगे देखें। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टिरिंग टाइप which are shown in figure।
जो मोस्ट कॉमनली यूज किए गए बायोरिएक्टर्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जैसे आप कोई चीज को चालते रहते हो ना, चलाते रहते हो, घुमाते रहते हो, वैसे टाइप के होते हैं। देखो ये कैसा दिख रहा है कि कंटिन्यूअसली इसके अंदर किसी चीज को घुमाया जा रहा होगा। ये देखो कैसा दिख रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ये रॉड जो लगा है ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। देखो ये कैसा है, ये इतना ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये भी रोटेट कर रहा है। तो ये किस तरीके के होते हैं? मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स जो होते हैं वो स्टीयरिंग टाइप के होते हैं, जो ऐसे ऐसे चलाते रहते हैं मीडियम को। चलो और देख लेते हैं इनके पास क्या क्या होता है बायोरिएक्टर्स के डायग्राम में, और देख लेते हैं इनके पास क्या क्या होता है। भाई एक मोटर लगी होती है जो इसे रोटेट करवाएगी, है ना, ऑटोमेटिकली तो करेगा नहीं। और ये इसमें कुछ स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, और ये स्ट्रिप्स क्या करेंगी, जो फोम डेवलप हो रहा है ना उस फोम को ब्रेक करेंगी, ठीक है, फोम ब्रेकर। एंड फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, ये देखो ये ऐसी ब्लेड्स लगी हुई हैं, दीज आर द फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर। एंड कल्चर ब्रॉथ, ठीक है, ये जो पूरा आपको येलोइश मीडियम दिख रहा है ये क्या है इनका? कल्चर ब्रॉथ। इसे मैं हटा दूं तो दिखेगा, ठीक। देन ये क्या है? स्टेराइल एयर, ठीक। और क्या दिखाई दे रहा है आपको? स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन। आपने यहां जितनी भी एयर है उसे स्टेराइल किया कैसे? स्टीम प्रोवाइड करके। तो स्टेरिलाइजेशन के लिए ये स्टीम का इनलेट है। देन एसिड और बेस फॉर पीएच कंट्रोल, पीएच को कंट्रोल करने के लिए एसिड और बेस का इक्वल बैलेंस, ठीक है। पीएच को कंट्रोल करने के लिए जितना भी पीएच चाहिए उसे कैसे मेंटेन कराया जाएगा? एसिड या बेस के थ्रू ही। तो बस दिस इज फॉर पीएच कंट्रोल। ये सारा का सारा इसके अंदर तामझाम इंक्लूडेड होता है जिससे बायोरिएक्टर प्रॉपर वर्क करता है। और देख लें एक और टाइप ऑफ बायोरिएक्टर, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। एंड देन बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। ये जो बबल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया को इंक्रीज करते हैं। एंड गैस एंट्रेनमेंट, ठीक है, ये आप समझ रहे हो कि यहाँ पर गैसेस कैसे कैसे लॉक होती जा रही हैं इसके बीच में, ठीक। ये कुछ फंक्शनिंग से रिलेटेड बीच की स्टेप्स हैं। आपको ध्यान देना है किस चीज के ऊपर? आपको ध्यान देना है कि बायोरिएक्टर क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस कराया, कैसे वर्क करता है, और उसे वर्क करने के लिए क्या क्या देना पड़ता है उसके अंदर। उसको टेम्परेचर, प्रेशर, सारी ऑप्टिमम कंडीशंस देनी पड़ती हैं, ठीक है। इनलेट एंड आउटलेट उसके अंदर प्रॉपर होना चाहिए। ज़्यादातर बायोरिएक्टर्स कैसे होते हैं? स्टीयरिंग मैकेनिज्म के होते हैं, जिनके अंदर एक रोटेट करने वाला रॉड होता है जो मटेरियल को, ठीक है, मीडियम को क्या करता रहता है? मिक्सअप कराता रहता है, स्टिरअप कराता रहता है, रोटेट करता रहता है, ठीक है, मूव कराता रहता है। Then a stirred tank reactor is usually cylindrical or with a curved base to facilitate the mixing of the reactor contents. ये जो stirred tank reactor होता है ये कैसा होता है? ये cylindrical होता है और इसका जो बेस है वो काफी curved बेस होता है, जैसा आपने अभी देखा, ठीक है। कर्व्ड बेस होना क्यों जरूरी है? ताकि ये जो रिएक्टर में आपने स्टिरर लगाया है वो प्रॉपर चीजों को मिक्सअप करता रहे। कॉर्नर्स होते हैं तो कॉर्नर जो होते हैं वो सर्कुलर मूवमेंट में काउंट नहीं होते। कॉर्नर में जो चीज डिपॉजिट हो गई वो होके रह जाएगी, ठीक है। तो सर्कुलर मूवमेंट को फैसिलिटेट कराने वाले कौन? उसके लिए चाहिए आपको कर्व्ड बेस, ठीक है। देन द स्टिरर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग। इस स्टिरर की वजह से फिर इवन मिक्सिंग होती रहती है एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। पूरे बायोरिएक्टर के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इक्वली मेंटेन रहती है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन का इनलेट ऊपर है तो ऊपर वाले सरफेस वाला जो मटेरियल है उससे ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है, नीचे वाले सरफेस तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रही। नहीं, स्टिरर होगा तो वो कॉन्स्टेंटली क्या करता रहेगा? उसे मूव कराता रहेगा, और मूवमेंट कराते रहने से क्या होगा? मूवमेंट कराते रहने से ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इक्वली मेंटेन रह जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इक्वली मेंटेन रह जाएगी, क्या कराते रहने से? मूवमेंट कराते रहने से, ओके। तो स्टिरर फैसिलिटेट करेगा इवनली मिक्स कराने के लिए और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को भी हर जगह बराबरी से इक्वली मेंटेन कराने के लिए, ओके। दिस फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। पूरे बायोरिएक्टर के अंदर ये ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को बना के रखेगा और उसे इवन मिक्सिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर, और जो रिएक्टर है उसके अंदर अल्टरनेटिवली एयर को भी बबल किया जाता रहता है।
Then if you look at the figure closely, you will see that the bioreactor has an agitator system. इसमें ये जो सिस्टम है जिससे क्या करा, an oxygen delivery system and a foam controller system. कि आप ऑक्सीजन को डिलीवर भी कराते जा रहे हो और जो फोम्स बनते जा रहे हैं उन फोम को आप ब्रेक भी कराते जा रहे हो. तो इससे हो क्या रहा है, ऑक्सीजन भी डिलीवर कराना है और फोम्स को भी कंट्रोल करते रहना है. अ टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, pH control system and a sampling pots so that small volumes of the culture can be withdrawn periodically. ठीक है, यहां पर देखो आपने बायोरिएक्टर के फिगर को जब देखा तो आपने ध्यान से उसके अंदर क्या क्या देखा कि भाई उसके पास ये सारे सिस्टम्स हैं. ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करा रहे हो आप, उसके फोम्स को भी कंट्रोल करके रख रहे हो ब्रेक करा के. ठीक है, स्ट्रिप्स लगी हुई है ना रॉड में, स्टीयरिंग रॉड में, वो क्या कर रही है, फोम को ब्रेक कर रही है. A temperature control system is also there, pH control system is also there and sampling ports भी थे जिससे कि क्या हो सके, कल्चर की स्मॉल वॉल्यूम्स को पीरियोडिकली विथड्रॉ आप करा सको. ठीक है, कल्चर की स्मॉल वॉल्यूम्स को आप अगर पीरियोडिकली विथड्रॉ कराते रहोगे उससे क्या होगा, उससे मैम यही चीज मेंटेन रहेगी कि मीडियम को आपने क्या करा, जो यूज्ड मीडियम है उसे आप निकालते रहे और जो फ्रेश मीडियम है उसे आप प्रोवाइड कराते रहे. ये करने की आपको यहाँ पर सख्त जरूरत थी भाई. तो ये आपने इसके अंदर करा, किसके थ्रू करा, जितनी भी चीजें आपने यहाँ पर इस डायग्राम में देखी, ये देखो इस डायग्राम में आपने ये जितने भी सारे पॉइंट्स को पढ़ा है इन सब की हेल्प से ये प्रोसेसेस हुई हैं. ये जो बायोरिएक्टर्स आपने देखे और ये जो फंक्शनिंग आपने देखी, अगर यहां तक समझ आ गया है तो एक बार फटाफट से कमेंट कर दो. पूरे लेक्चर में आज वाले में मैंने ज्यादा बार आपसे कमेंट तो कराया नहीं है, तो अभी कर दो भाई जल्दी से. चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बता दो, क्या ये बायोरिएक्टर्स की कहानी आपको समझ में आई है? थोड़ी बहुत अगर समझ आई है जल्दी से बताओ. बायोरिएक्टर्स की कहानी किस किस को समझ आई? चलो, बायोरिएक्टर की कहानी को हमने शुरू कहां से किया था, एक बार यहां से लेके आती हूं मैं आपको वापस घुमा के. ठीक है, घूम के आते हैं एक बार. देखो आपने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया था कि भाई ये फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन कैसे करें. ऑब्टेन करने के लिए करना पड़ेगा मैम, इन्हें ग्रो कराना पड़ेगा. ठीक है, ग्रो कराने के लिए आपने देखा कि ये जो ग्रोथ है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाने का जो काम है, नाम क्या बोला इसको, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. इसको बनाने का जो काम है ये स्मॉल स्केल पे भी हो सकता है, ये लार्ज स्केल पे भी हो सकता है. ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को बनाने का काम जो है वो स्मॉल स्केल भी हो सकता है, लार्ज स्केल भी हो सकता है. स्मॉल स्केल करवाने में आपने देखा कि मैम लेबोरेटरिकल कंडीशन में सिर्फ एक कल्चर मीडियम में जितना ग्रोथ हो जाए दैट इज स्मॉल स्केल प्रोडक्शन. ठीक है, फिर जब आपने इसी की बात की कहां पर कि अगर मैम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराना है तो हमें चाहिए होते हैं क्या, हमें चाहिए होते हैं लार्ज वेजल्स. सिंपल सी बात है यार, 2 जने का खाना बनाने के लिए आपको छोटा सा कुकर चाहिए और अगर आपको बनाना है 2000 लोगों का खाना तो आपको कोई बड़े बड़े वेजल्स की जरूरत है. ठीक है, हलवाई लोग छोटे छोटे कुकर में खाना बनाते हैं क्या? नहीं बनाते. उन्हें क्या चाहिए होते हैं? लार्ज वेजल्स चाहिए होते हैं. तो वैसे ही आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराना है तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए बायोरिएक्टर्स. बायोरिएक्टर्स किस चीज पे, किस मैकेनिज्म पे वर्क करेंगे? ये वर्क करेंगे कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम पे वर्क. कैसे वर्क करेंगे? ये कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम पे वर्क करेंगे. कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम क्या करवाएगा? इससे आप क्या करते रहोगे, इसमें फ्रेश मीडियम को इन करते रहोगे और यूज्ड मीडियम को आउटसाइड ड्रेन करते रहोगे. ठीक है, फ्रेश मीडियम को इन करते रहोगे और यूज्ड मीडियम को आउटसाइड ड्रेन करते रहोगे. ये है क्या? ये है कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम. इस कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में आप प्रोवाइड करते हो इन बायोरिएक्टर्स के अंदर, इन लार्ज वेजल्स के अंदर ऑप्टिमम कंडीशंस को. ये ऑप्टिमम कंडीशंस कौन सी होती है मैम? ढूंढो. ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर, प्रेशर, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, विटामिन्स एंड ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड अमाउंट. ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबिलिटी, ये ऑप्टिमम कंडीशंस होती है. क्या था इधर यहाँ? हाँ भाई, बायोरिएक्टर्स. ठीक है, लार्ज वॉल्यूम में जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो बायोमास को. ठीक, ये कंडीशन आपने पढ़ी. अब बायोरिएक्टर का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा कि बायोरिएक्टर का स्ट्रक्चर कैसा है. बायोरिएक्टर का स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, जिनमें आप देख रहे हो कि भाई कर्व्ड बेस है. कर्व्ड बेस क्यों होना जरूरी है? ये कर्व्ड बेस यहां पर फैसिलिटेट करता है इस प्रॉपर रोटेशन को, इन साइक्लिक मूवमेंट्स को ये क्या करता है? फैसिलिटेट करता है. इस कर्व्ड बेस के होने से, और इस मूवमेंट की जरूरत ही क्यों है वैसे?
इस मूवमेंट की जरूरत क्यों है? ताकि जो ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली हो सके पूरे मीडियम में, और क्या हो सके, जो फोम्स हैं, देखो जितने भी आप उसे कंडीशंस प्रोवाइड करे थे ना, सबकी बात करेंगे। एसिड बेस रेगुलेटर भी इसके पास पाया जाता है, और क्या पाया जाता है इसके पास? स्टीम, जिससे आप क्या करते हो, एयर को स्टरलाइज करवाते हो, स्टराइल एयर को आप यहां से रिलीज करा देते हो। कल्चर ब्रॉथ, ये जो बीच में पूरा मीडियम पाया जा रहा है, ये जो रोटेटिंग रॉड है यहाँ पर, जो इसे क्या कर रहा है, जो इसे क्या बना रहा है, जो इसे स्टीयरिंग टाइप का बायोरिएक्टर बना रहा है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, चीजों को बार बार साइक्लिकली रोटेट करते जा रहे हो। एंड फोम ब्रेकर एंड द मोटर टू रोटेट दिस वन। ठीक, यहां पर इसकी फंक्शनिंग हम पढ़ रहे थे, इसकी फंक्शनिंग हम पढ़ रहे थे, वो कैसी है? देखो, इसकी फंक्शनिंग हम पढ़ रहे थे, वो कैसी है, ये क्या करता है, ये आप एक बड़ा सा वेसल मान सकते हो जिसमें कि रॉ मटेरियल्स को आप डालते हो और उन्हें बायोलॉजिकली स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाते हो। ठीक, बायोलॉजिकली स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाते हो। ये स्टिर्ड टैंक रिएक्टर जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं नॉर्मली तो, और इनका कर्व्ड बेस होता है जो कि रिएक्टर की मिक्सिंग को फैसिलिटेट करता है। दिस स्टिरर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। पूरे बायोरिएक्टर के अंदर इवनली मीडियम को मिक्स करते रहना और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को बनाए रखना, ये इसका फंक्शन होता है। ठीक है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया, सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं आगे की कहानी, अब पढ़ते हैं आगे की कहानी। चलो आगे की कहानी पढ़े। बायोरिएक्टर्स की कहानी तो हो गई मैम, अब बचा क्या इसमें? अब बचा क्या इसमें? कुछ नहीं बचा है, छोटी छोटी सी कुछ चीजें और जानना बाकी है इनके बारे में। बाकी आपकी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हो ना, ये प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से आप प्रिंसिपल से लेके टूल्स से लेके प्रोसेसेस तक आप ऑलमोस्ट पूरा पहुंच चुके हो। ठीक है, छोटा मोटा कुछ पार्ट बाकी है, देख लेते हैं उसे भी। अल्टरनेटिवली एयर को आप बबल कर सकते हो थ्रू द रिएक्टर। ठीक है, अल्टरनेटिवली एयर को रिएक्टर के अंदर बबल करवाते जाते रहते हैं। अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे जो अभी आपने बायोरिएक्टर का देखा, तो यू विल सी that bioreactor has an agitator system also and an oxygen delivery system also, a foam control system also and a temperature control system also। ये पढ़ लिया था हमने, अभी रिवाइज करो फटाफट से कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। pH कंट्रोल सिस्टम भी है, सैम्पलिंग पोर्ट्स भी है। ठीक है, तो जो स्मॉल वॉल्यूम होते हैं कल्चर के, दे कैन बी विदड्रॉन पीरियोडिकली। आप इनको क्या कर सकते हो, पीरियोडिकली विदड्रॉ करते रहते हो। ठीक, अब पढ़ते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, विच इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक, देखो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ये क्या है, क्या है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग? एक नया छोटा सा सब टॉपिक पढ़ते हैं, फटाफट से देखो क्या है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। यहां तक अभी तक कौन कौन बढ़िया तरीके से चैप्टर को कंप्लीट कर चुका है? सिर्फ 5% बाकी है ये चैप्टर, सिर्फ 5% बाकी है ये चैप्टर। यहां तक कौन कौन कंप्लीट कर चुका है मेरे साथ, जल्दी बताओ किस किस को यहां तक कंप्लीट हो गया है, पूरा चैप्टर समझ आ गया है? सिर्फ 5% बाकी है ये चैप्टर। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग समझनी है हमें, क्या है ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग? देखो समझते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज, ये जो बायोसिंथेटिक स्टेज थी जिसमें आपने क्या किया, जिसमें आपने बायोलॉजिकली रिक्वायर्ड मटेरियल को ऑब्टेन किया। ठीक है, ये जो प्रोसेस थी जिसमें आपने बायोलॉजिकली रिक्वायर्ड मटेरियल को, ठीक है, डिजायर्ड मटेरियल को आपने ऑब्टेन करवाया, ठीक है, सिंथेसाइज करवाया। तो इस बायोसिंथेटिक स्टेज के कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज, द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है उसको क्या करेंगे, after completion of biosynthetic stage, the product has to be subjected through a series of processes। इस प्रोडक्ट को कई सारी प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। अभी ऐसा नहीं है कि एक बार में प्रोडक्ट जो है वो फाइनली बन गया है, इसको कई सारी सीरीज ऑफ प्रोसेसेस से होके गुजरना पड़ता है। विच आर व्हाट? देखो, after completion of biosynthetic stage, the product has to be subjected through a series of processes before it is ready for marketing as a finished product. The processes include separation and purification, which are collectively referred to as downstream processing।
और ये जो प्रोसेसेस हैं इनमें आता है क्या क्या, इनमें इंक्लूड होती हैं, these processes include separation and purification. ये प्रोसेसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन इंक्लूड होता है, ठीक है। दीज प्रोसेसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, दीज प्रोसेसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन। जब आप बने हुए प्रोडक्ट को पहले सेपरेट करोगे, उसमें से डिजायर्ड चीजों को, अनवांटेड चीजों को हटाओगे, प्योरीफाई करोगे, ये सेपरेशन और प्योरिफिकेशन की जो पूरी प्रोसेसेस आप अब इसके अंदर करोगे, ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती है। ये क्या कहलाती है, ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अपस्ट्रीम का मतलब क्या हो सकता है मैम, अगर ये डाउनस्ट्रीम है? अपस्ट्रीम का मतलब हो सकता है जब आपने प्रोडक्ट को बनाया, ठीक है। अपस्ट्रीम जब आपने प्रोडक्ट को बनाया, डाउनस्ट्रीम जब आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट को बना के अब सिर्फ उसकी प्रोसेसिंग करा रहे हो, ठीक है, उसको सेपरेट कर रहे हो, प्योरीफाई कर रहे हो। The product has to be formulated with suitable preservatives. इन प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट किया जाता है विथ suitable preservatives. The product has to be formulated with suitable preservatives and, ठीक है, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ suitable preservatives से इसको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। ऐसा फॉर्मुलेशन, ठीक है, ऐसा फॉर्मुलेशन कैसे होता है? This has to undergo through clinical trials as in case of drugs. जैसा कि ड्रग्स के केस में होता है ना, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ठीक है। ड्रग्स का क्या करना पड़ता है, पहले क्लिनिकली उनको ट्रायल लेने पड़ते हैं ना, उसके बाद ही वो मार्केट में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जैसे मेडिसिन्स हैं, ठीक है, जितनी भी ड्रग्स होते हैं, जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं, जितने भी प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, तो ये सब डायरेक्टली तो मार्केट में नहीं आते जब भी वो नए बनते हैं। पहले क्या होता है उनका, क्लिनिकल टेस्टिंग। पहले क्या होती है उनकी, क्लिनिकल टेस्टिंग होती है। तो ऐसे ही यहां पर क्या होता है, इन सब को भी पहले कई सारे क्लिनिकल ट्रायल से होके गुजरना पड़ता है, तब जाके वो मार्केट में पहुंचते हैं, ठीक। तो क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि ड्रग्स के केस में। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। हर प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना जरूरी है। ये सारे प्रोडक्ट्स की बात मैम हम क्यों कर रहे हैं? अब आप मान लो कि मैंने अगर आपसे ये कहा कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया है, क्या हमने ये सारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने बनाया है, फॉर एग्जांपल एक कोई प्रोटीन, ठीक है, एक कोई प्रोटीन हमने बनाया है, और वो प्रोटीन अब हमें क्या करवाना है, मार्केट में एक्सपोर्ट करवाना है, मार्केट में पूरे में उसको रीच करवाना है। मार्केट में पहुंचाते वक्त आप उससे पहले क्या करोगे कि भाई कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल के लिए अगर है, ह्यूमन के लिए अगर है, ऑर्गेनिज्म किसी के लिए भी अगर है XYZ, तो उसके उस कंज्यूम करने पर, उसको यूज करने पर उसे कोई नुकसान ना हो, इस बात को मेक श्योर करने के लिए आपको उसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी लेने पड़ेंगे, आपको उसकी क्वालिटी चेक भी प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड एंड द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ये जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है और ये जो क्वालिटी कंट्रोल चेक है, ये सारे जितने भी चेक पॉइंट्स है ना, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है, उसको कितने चेक पॉइंट्स की जरूरत है, अकॉर्डिंगली ये चीजें वेरी करती हैं, ठीक है। दिस डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड दिस क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है, ओके। दिस डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड दिस क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है। देखो भाई, मैंने अभी आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि किस किस को ये चैप्टर समझ आ गया, क्योंकि सिर्फ 5% ही बाकी था और वो भी कंप्लीट हो गया। कि भाई पूरा जो प्रोडक्ट बनाया है उसको ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वो फाइनल प्रोडक्ट है, पहले उसको सेपरेशन करना होता है, प्योरिफिकेशन करना होता है, कई सारे क्लिनिकल ट्रायल से होके गुजरना होता है, और होती है उसकी क्वालिटी चेक, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल। ये सारी चीजें वेरी करती हैं, ये सारे स्टेप्स वेरी करते हैं फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ओके। तो इस तरीके से आपने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है क्या, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, कि इससे आप कैसे चीजों को बनाते हो। तो बायोटेक्नोलॉजी, इट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ये चीज हमने पढ़ी कि भाई बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसकी प्रोसेसेस क्या है। सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था उसके प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है।
देखो, ये जो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस है, सबसे पहले आपने पढ़ा था इसके प्रिंसिपल के बारे में, इंट्रोडक्शन चैप्टर का लिया था एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देन आपने पढ़े थे टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। टूल्स के बारे में पढ़ने के बाद फिर आप आए थे प्रोसेसेस पर। आज पूरा का पूरा लेक्चर हमने वन गो में कंप्लीट किया है। प्रिंसिपल्स, टूल्स एंड प्रोसेसेस, सिर्फ ये 3 टॉपिक में ही आप इस चैप्टर को डिवाइड करते हो, इससे ज्यादा में नहीं। ये चीजें पढ़ने के बाद आज ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया है। किस किस को समझ आ गया है एक बार मुझे जरूर जल्दी से बता दें। इस यूनिट में सिर्फ 2 ही चैप्टर्स आपके पास होते हैं, एक हमने कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट बचा है जो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद आपकी सिर्फ एक ही यूनिट बाकी रह जाने वाली है। आप समझ रहे हो कि आपका सिलेबस कितनी तेजी से कंप्लीशन की तरफ दौड़ रहा है। इस दौड़ में आपको पीछे नहीं रहना है, साथ साथ दौड़ते रहना है, ताकि लास्ट में रिविजन बिल्कुल रिलैक्स होकर कर सके, ठीक है। चलो तो भाई इस दौड़ में बढ़िया तरीके से साथ साथ दौड़ो। चैप्टर्स को, लेक्चर्स को कभी भी पेंडिंग मत बचने दो। अगर इससे पहले का कुछ भी मिस हो गया है तो फटाफट से जाओ अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको प्रोवाइड कर रहा है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस एजुकेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है सिर्फ प्लेलिस्ट सेक्शन में। आप जिस भी क्लास, जिस भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को सर्च करना चाहते हो आप कर सकते हो। कंप्लीट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। आप सर्च करोगे अगर मेरी मुस्कान मैम की प्लेलिस्ट तो आपको मिल जाएंगे लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स की 2 सेपरेट प्लेलिस्ट, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जितने भी चैप्टर्स हमने रिकॉर्डेड में कंप्लीट किए हैं, और लाइव वाले आपको लाइव प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जितने भी लाइव सेशंस आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के चल रहे हैं वो भी आपको वहां मिल जाएंगे। ये सब कुछ आप अवेल कर सकते हो कभी भी, किसी भी वक्त, चैनल पर भी, यूट्यूब चैनल पर भी, या फिर ऐप पर भी, जो आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो हमारी वेबसाइट भी, विच इज www.magnetbrains.com। ओके, इसके अलावा अगर आप चाहते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को अवेल करना तो उसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप सब कुछ अवेल कर सकते हो, सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स और एडिशनल पेपर्स भी। ओके, अगर आपने अभी तक एडिशनल पेपर्स, सैंपल पेपर्स के सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं, प्रीवियस पेपर्स को नहीं देखा है, तो भाई सब कुछ करवा दिया गया है, फटाफट से जाओ और देख सकते हो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।